हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। ये ज़काया और आज अपना कवर करने वाले हैं दो चैप्टर जिसका नाम है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन एंड दूसरा चैप्टर का नाम है लोकोमोशन। तो हम आज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड लोकोमोशन दोनों ही इस एक लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, इन दोनों को ही कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो कोशिश करते हैं जल्दी कवर कर पाएंगे, टाइम की कोई लिमिट नहीं है। एंड मैं बात बता दूं कि हमारा ह्यूमन फिजियो का 2 चैप्टर मैंने पहले ही करा दिया था। जिसने वो नहीं देखा है प्लीज़ जाके चेकआउट कर ले, उसके बाद यहाँ पे आए। फिर हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और उनके एलिमिनेशन के बारे में। मतलब बेसिकली देखो, हमने 2 चैप्टर पढ़ा जिसमें सबसे पहला चैप्टर हमने ब्रीथिंग के बारे में पढ़ा। ब्रीथिंग मीन्स कि किस तरीके से हम ऑक्सीजन को कैरी करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को हम अपने ऑर्गन से निकालते हैं। दूसरे चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि किस तरीके से बेसिकली सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा वर्क करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ लिया, मतलब यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो, हम सारे सिस्टम को ही पढ़ रहे हैं। ह्यूमन फिजियो में हम सिस्टम्स को ही पढ़ेंगे। सबसे पहले बार में हमने क्या पढ़ा था? रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ लिया था। दूसरे बार में हमने यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ लिया, हार्ट वगैरह के बारे में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ने वाले हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। इसके बाद हम लोकोमोटिव स्ट्रक्चर देखेंगे, किस तरीके से हम मूवमेंट करते हैं। तो लोकोमोटिव स्ट्रक्चर के बारे में चैप्टर 4 में देखेंगे। तो हमने इसको कवर कर लिया है, हमने इसको कवर कर लिया है, इसको कवर कर लिया है। बस हमें ये और ये आज कवर करना है। ठीक है, तो उसी को आज हम पढ़ने वाले हैं। सो बी रेडी, आप रेडी हो? ओके, डन। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी लेट के। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं एक्सक्रीशन के कुछ पॉइंट्स को, कि किस तरीके से एनिमल्स क्या क्या सिक्रीट आउट करते हैं। तो एनिमल्स क्या करते हैं, अपने बॉडी में एक्यूमुलेट रहता है उनके सबसे पहला अमोनिया, दूसरा यूरिया एंड तीसरा यूरिक एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड में भी कुछ अमाउंट में प्रेजेंट होता है, बहुत सारा एक्सेसिव अमाउंट में वाटर रहता है, वो भी एक्सक्रीट करना पड़ता है। जैसे आयंस में सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट, ये सब हो गया, फॉस्फेट हो गया, सल्फेट हो गया। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के थ्रू हम निकालते हैं बेसिकली। ठीक है, एक्सेसिव इंजेक्शन मतलब ज़्यादा खा लेते हैं तो बचा हुआ पार्ट जो डाइजेशन रहता है हो जाता है, बचा हुआ पार्ट एक्सक्रीट आउट हो जाता है, उसी को हम कहते हैं एक्सेसिव इंजेक्शन। ये जो सब्सटेंस होते हैं इनको अपने बॉडी से टोटली रिमूव कर सकते हो या फिर पार्शली रिमूव तो करना ही पड़ता है। तो इस चैप्टर में हम यही लर्न करने वाले हैं कि किस तरीके से हम सब्सटेंस को बाहर निकालते हैं, मैकेनिज़्म इनका देखने वाले हैं। किस तरीके से कॉमन नाइट्रोजनस वेस्टेज को हम अपने बॉडी से बाहर निकालते हैं। जैसे कॉमन हमारे जो जितने भी वेस्टेज और नाइट्रोजनस बेसिस हो गए, अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ये सब मेजर ऐसे एक्सक्रीटरी वेस्ट हैं या नाइट्रोजनस वेस्टेज हैं जिनको हम अपने बॉडी से एनिमल्स अपने बॉडी से बाहर निकालना चाहते हैं। अमोनिया की बात करें सबसे पहला, तो अमोनिया जो रहता है मोस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस होता है जिसको निकालने में लार्ज अमाउंट में पानी की ज़रूरत पड़ती है। वहीं पे अगर हम यूरिक एसिड की बात करते हैं तो ये लीस्ट टॉक्सिक होता है और इसको रिमूव करने के लिए मिनिमम लॉस ऑफ वाटर की ज़रूरत पड़ती है। ह्यूमंस की हम बात करें तो हमारे ह्यूमन में ऐसा माना गया है कि बेसिकली हम रिलीज़ तो करते हैं यूरिया ही, लेकिन हम उसको लीवर में यूरिया को यूरिया साइकिल चला करके हम कन्वर्ट कर देते हैं। अमोनिया ही रिलीज़ कराते हैं, लेकिन हम उसको क्या करते हैं, यूरिया साइकिल के थ्रू हम इसको यूरिया में कन्वर्ट करके तब निकालते हैं। ठीक है, तो जो भी ऑर्गन जो रहता है अमोनिया सिक्रीट आउट करता है उसको हम अमोनोटैलिज्म कहते हैं। उन अमोनोटैलिज्म इस प्रोसेस को कहते हैं। एंड जो भी एनिमल्स निकालते हैं उन एनिमल्स को अमोनोटैलिक एनिमल्स कहते हैं। एग्जाम्पल में तुम्हारा यही दिया हुआ है, जितने भी पानी, इसमें पानी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, तो जितने भी पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं जैसे कि कुछ बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस, एक्वेटिक इंसेक्ट्स हो गए, ये सब क्या करते हैं, अमोनिया सिक्रीट आउट करते हैं। पानी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है तो ये रेडियली सॉल्युबल अमोनिया जो रहता है काफ़ी सॉल्युबल होता है पानी में, तब जा कर के एक्सक्रीट आउट करता है। क्या लिखा हुआ है, इज जनरली एक्सक्रीटेड बाय द डिफ्यूजन अक्रॉस बॉडी सरफेस और थ्रू द गिल्स सरफेस इन फिशेस अमोनियम आयन। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फिशेस में तो गिल्स के थ्रू ये बाहर तरफ चला जाता है या फिर बॉडी सरफेस के थ्रू एज अमोनियम आयन के तरीके से ये एक्सक्रीट आउट हो जाता है।
अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे किडनी का कोई भी रोल नहीं होता इनके रिमूवल में। फिर बात करते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के बारे में, जिनका जो नाइट्रोजनस वेस्टेस होता है लीस्ट टॉक्सिक होता है। तो इसको जैसे कि यूरिया एंड यूरिक एसिड हो गए, तो इसमें पानी की कंजर्वेशन होती है, पानी ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है। मैमल्स हो गए, ठीक है, मैमल्स हाईलाइट कर देती हूँ, मैमल्स हो गए, काफ़ी सारे टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस हो गए, मराइन फिशेस हो गई, ये क्या करते हैं, यूरिया एक्सक्रीट करती हैं, इसलिए हम इनको यूरियोटेलिक एनिमल्स के नाम से भी जानते हैं। अमोनिया प्रोड्यूस होता है, अगर ह्यूमंस की बात करें तो अमोनिया प्रोड्यूस होता है मेटाबॉलिकली, तो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं यूरिया में। इन ऑन दिस एनिमल्स रिलीज इनटू द ब्लड विच इज़ फिल्टर्ड एंड एक्सक्रीट आउट बाय द किडनी। तो इसमें किडनी का मेन रोल होता है जब हम यूरिया में कन्वर्ट करते हैं अमोनिया को। कुछ अमाउंट का यूरिया जो होता है बच भी जाता है किडनी के मैट्रिक्स में। सम ऑफ दीज एनिमल्स टू बी मेंटेन डिज़ायर ऑस्मोलिटी। अब कुछ अमाउंट में यूरिया बच भी जाता है या हम बचाते भी हैं ताकि ऑस्मोलिटी जो रहती है वो सही तरीके से रहे। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे, तो रेप्टाइल, बर्ड, लैंड स्टिल एंड कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, यूरिक एसिड के रूप में अपने नाइट्रोजनस बेस को एक्सक्रीट कराते हैं इन फॉर्म ऑफ पैलेट्स या फिर पेस्ट के फॉर्म में, क्योंकि पानी का मिनिमम लॉस यहाँ पे होता है। उनको हम यूरिकोटेलिक एनिमल्स कहते हैं। कौन कौन करते हैं, रेप्टाइल्स करते हैं, बर्ड्स करते हैं, लैंड स्नेल एंड कुछ स्नेल्स करते हैं। अगर हम सर्वे की बात करते हैं यहाँ पे, तो देखो सर्वे क्या बोलता है, उससे पहले एग्जाम्पल देखो, सब कुछ अच्छे से रट लेना कि किससे क्वेश्चन बनते हैं। अगर हम बात करें सर्वे की, तो एनिमल किंगडम के सर्वे की बात करें तो एनिमल किंगडम में मोस्ट जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, जैसे कि उनमें उनके पास ना काफ़ी सिंपल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, मतलब ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के फॉर्म में ही वो अपना एक्सक्रीशन कर देते हैं। लेकिन हम यहाँ पे वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं तो उनका जो ट्यूबुलर ऑर्गन होता है जैसे कि किडनी, काफ़ी कॉम्प्लेक्स माना जाता है, ठीक है। कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि दिया गया है, जैसे पहला है प्रोटोनेफ्रिडिया, जिनको हम फ्लेम सेल के नाम से भी जानते हैं। ये एक्सक्रीट करते हैं किसके द्वारा, प्लेटीहेलमिन्थिस, फ्लैटवर्म एंड प्लेनेरिया, ठीक है। रोटिफर्स भी है, एंड कुछ एनिलिड्स भी क्या करते हैं, कुछ सिफेलोकॉर्डेट एम्फियोक्सस जैसे प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल का यूज़ करके एक्सक्रीटरी बेसिकली एक्सक्रीशन निकालते हैं। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रोटोनेफ्रिडिया, फ्लेम सेल किस एनिमल्स का यूज़ कर करके, मतलब बेसिकली कौन कौन से एनिमल्स यूज़ करते हैं। प्लैटीहेलमिन्थिस करता है जिसमें फ्लैटवर्म एंड प्लेनेरिया आता है, रोटिफर्स करते हैं, कुछ एनिलिड्स करते हैं, सिफेलोकॉर्डेट्स में एम्फियोक्सस करता है। फिर प्रोटोनेफ्रिडिया की बात कर रही हो तो प्राइमरली कंसर्न होता है कि आयोनिक एंड यहाँ पे फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेट करे, ऑस्मो रेगुलेशन भी करवाता है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे नेफ्रीडिया का। नेफ्रीडिया जो रहता है ना, बेसिकली ये एक ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है जो अर्थवर्म करता है एंड कुछ एनिलिड्स करते हैं। तो नेफ्रीडिया अर्थवर्म्स करते हैं, एनिलिड्स करते हैं। नेफ्रीडिया भी वही चीज़ है कि ऑस्मोलरिटी को बैलेंस करने में हेल्प करता है। फिर बात करते हैं माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स की, तो माल्फस ट्यूब्यूल्स बेसिकली क्या करते हैं, इंसेक्ट्स करते हैं, आर्थ्रोपोड्स करते हैं। तो इंसेक्ट्स में बेसिकली कॉकरोच आता है। माल्फीजियन ट्यूब्यूल क्या करता है, वेस्ट को निकालता भी है, नाइट्रोजनस वेस्ट को, और ऑस्मो रेगुलेशन भी करवाता है। फिर हम यहाँ पे एंटीनल ग्लैंड एंड ग्रीन ग्लैंड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रॉन्स, क्रिस्टेशन जैसे कि प्रॉन्स जो रहते हैं एक्सक्रीशन करते हैं। अब हम बात करते हैं ह्यूमंस की, तो ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, इससे तुम्हारा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो इसको प्लीज़ अच्छे से देख लेना कि किस तरीके से, इसमें हम 4-5 ही तो पढ़े हैं। सबसे पहला प्रोटोनेफ्रीडिया पढ़ा था, प्रोटोनेफ्रीडिया पढ़ा था, प्रोटोनेफ्रीडिया या फिर फ्लेम सेल। फिर दूसरा तुमने नेफ्रीडिया पढ़ा था जिसमें कि तुमने अर्थवर्म के बारे में पढ़ा था, नेफ्रीडिया पढ़ लिया। तीसरा तुमने एंटीनल ग्लैंड एंड ग्रीन ग्लैंड पढ़ा था। एंटीनल ग्लैंड एंड ग्रीन ग्लैंड के बारे में पढ़ा था। चौथा तुमने माल्फीजियन ट्यूब्यूल के बारे में पढ़ा था। डन, तो ये इतने तुमने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में कि किस तरीके से ह्यूमन एक्सक्रीट आउट करते हैं अपने वेस्ट को, ठीक है। ह्यूमंस में एक्सक्रीटरी सिस्टम के रूप में तुमको पता है किडनी होती है, तो पेयर ऑफ किडनी होता है, मतलब कि पेयर होते हैं
पेयर ऑफ यूरेटर होता है, यूरिनरी ब्लैडर होते हैं एक ही, और एक यूरेथ्रा होता है। किडनी का कलर की बात करें तो किडनी जो रहती है रेडिश ब्राउन कलर की होती है, बीन शेप्ड होती है, हॉर्स शू शेप का होता है, और मैंने बोला ठीक है, या तो किडनी रेडिश ब्राउन कलर की होती है, बीन शेप्ड की होती है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं हॉर्स शू शेप का होता है, जो सिचुएटेड होता है लास्ट थोरेक्सिक वर्टिब्रा और थर्ड लुम्बर रीजन में। लास्ट थोरेक्सिक मतलब कि बेसिकली T12 एंड L3 के बीच में। तो यहाँ तुम ऐसे लिख सकते हो T12, ठीक है। तो यहाँ पे T12 और L3 यानी कि लास्ट थोरेक्सिक वर्टिब्रा, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी ये बन जाता है, लास्ट थोरेक्सिक वर्टिब्रा और फर्स्ट लुम्बर रीजन, थर्ड लुम्बर रीजन पे यहाँ पे ये डिवाइड होता है या हमारा किडनी लोकेटेड होता है। तो प्लीज़ इसको ध्यान देना। वर्टिब्रेट्स जो रहते हैं काफ़ी डॉर्सल, देखो क्या लिखा हुआ है, लुम्बर रीजन वर्टिब्रा क्लोज टू द डॉर्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमेन कैविटी। हर एक किडनी की बात करें तो इसका मेज़रमेंट लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, 5 से 7 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेज़रमेंट हो जाता है। क्या बोला मैंने, 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, 5 से 7 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है। ऑन एन एवरेज 150 हम बोलते हैं, तो बेसिकली 120 170 हम 150 के आसपास लेकर के चल सकते हैं टूवर्ड द सेंटर ऑफ द इनर कॉन्केव। तुम ये देखो, ये तुम कॉन्केव देख रहे हो, ये जो अच्छा कलर चेंज करती हूँ, ब्लैक करती हूँ, ठीक है। ये जो कॉन्केव तुम स्ट्रक्चर देख रहे हो, यहाँ से तुम्हें दिखाई देता है कि क्या क्या निकल रहा है। यहाँ से ओरिजिनेट होता है यूरेटर, कुछ ब्लड वेसल्स एंड नर्व एंटर करते हैं, ये कॉन्केव रीजन देख ही रहे हो तुम। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, इनर वॉल हाइलम इज ब्रॉड फनल शेप स्पेस कॉल्ड द रेनल पेल्विक। ये जो स्ट्रक्चर यहाँ तुम्हें दिख रहा है जहाँ से ओरिजिनेट होता है, इस पोर्शन को ही हम क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं, हाइलम कहते हैं। एंड हाइलम जो रहता है अंदर जो एक मेन रीज़न, देखो हाइलम यहाँ है, देखो मैं खुद से बनाती हूँ, चलो बीन शेप की जगह पता नहीं कौन से बन गया, यहाँ से देखो ये ओरिजिनेट हो रहा है। तो ये रीज़न जो तुम देख पा रहे हो, इस रीज़न को तो हमने हाइलम कह दिया, ठीक है। हाइलम के अंदर तुम देखते हो कि ये कुछ स्पेस छूटा रहता है, हम इसी स्पेस को क्या कहते हैं, रेनल पेल्विस कहते हैं। वही लिखा है कि फनल शेप का स्पेस प्रेजेंट होता है, इसको रेनल पेल्विस कहते हैं, जो प्रोजेक्टेड होती है कैलिसेस में। तो ये हमारे पास कैलिसेस आते हैं, ठीक है। कैलिसेस तुमको दिख रहे हैं, यही कैलिसेस आगे चल के मेडुलरी पिरामिड बना देते हैं। यही अगर मैं डायग्राम में समझाऊँ, अच्छा बड़ा बना ही होगा। ये देखो, ये तुम देख रहे हो, ये तुम्हारा हाइलम है, ये पोर्शन हाइलम के आगे तुम ये पोर्शन देख रहे हो, तुम्हारा रेनल पेल्विस है, तुम देख रहे हो यहाँ शो हो रहा है, ये रीज़न तुम्हारा रेनल पेल्विस है। रेनल पेल्विस जो रहते हैं ओरिजिनेट होते हैं कैलिसेस में। जो अगर ये मोटा वाला कैलिस जो रहता है मेजर कैलिस कहलाता है, और ये जो उसके अंदर चला जाता है कैलिस पतला वाला फनल शेप वाला, उसको हम माइनर कैलिस के नाम से जानते हैं। फिर ये तुम देख रहे हो मेडुलरी पिरामिड्स, तुम देखते आ रहे हो, इसके अंदर पे जो पोर्शन जाता है ना कॉर्टेक्स का, उसको कॉलम ऑफ बर्टिनी कहते हैं, रेनल कॉलम या फिर कॉलम ऑफ बर्टिनी कहते हैं। मेडुलरी पिरामिड तुमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तुम रेनल पेल्विस देख रहे हो, और यहाँ से यूरेटर भी ओरिजिनेट होता है, ये चीज़ तुम देख रहे हो। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि वही सेम चीज़ जो मैंने बताया उसको स्टेटमेंट में तुम लिख दो, सब कुछ समझ जाओगे। इनर पे हाइलम दिख रहा है, ब्रॉड शेप का फनल शेप तुमको रेनल पेल्विस दिख रहा है, वो प्रोजेक्टेड होता है कैलिसेस में। आउटर जो लेयर होता है, अंदर देखो बाहर की लेयर जो रहती है टफ होती है, इनसाइड की लेयर जो रहती है दो जोन में डिवाइड होती है, आउटर की कॉर्टेक्स एंड इनर की मेडुला। मेडुला रीजन डिवाइड होता है फ्यू कॉलिकल मासेस में, जिसको मेडुलरी पिरामिड कहते हैं। प्रोजेक्टेड होती है कैलिसेस के अंदर, द कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड, जिसको कॉलम ऑफ बर्टिनी के नाम से हम जानते हैं।
हर एक किडनी जो रहता है नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, उसको नेफ्रॉन, ईच किडनी के पास लगभग 1 मिलियन, ये पोर्शन तुम याद कर लेना, ये 1 मिलियन वाला रीजन, ठीक है। विच आर द फंक्शनल यूनिट होता है, तुमको बचपन से तुम पढ़ते हो कि हमारा किडनी फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होता है हमारी किडनी का, नेफ्रॉन, ठीक है। हर एक नेफ्री के 2 पार्ट्स होते हैं, सबसे पहला ग्लोमेरुलस रीजन होता है, बचा हुआ रेनल ट्यूब्यूल होता है। ग्लोमेरुलस तुम समझ रहे होगे, अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊँ तो तुम्हें ये दिखेगा, ये तुम्हारा ग्लोमेरुलस है, अच्छा ये ग्लोमेरुलस है, एंड बचा हुआ ये जो पार्ट तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, तो ये जो रीजन तुमको दिखाई दे रहा है, इतना पार्ट, ये जो तुम्हें रीजन दिखाई दे रहा है, इसको मैं सर्कल करके बता रही हूँ, तो ये हमारा ग्लोमेरुलस है। अच्छा, ये अंदर नहीं, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, सॉरी, एक तो ये ग्लोमेरुलस है जो ऐसे आता है, इसको हमने कह दिया ग्लोमेरुलस, एंड ये वाला रीजन जो रहता है, बचा हुआ जितने पार्ट तुमको दिखाई दे रहे हैं, इसको रेनल ट्यूब्यूल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यही रीजन है, तो यही लिखा हुआ है कि 2 पार्ट होते हैं किसी भी नेफ्रॉन के, नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला तो देखो दिखाई दे रहा है ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हाईलाइट कर लो, 2 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है ग्लोमेरुलस, दूसरा पार्ट है रेनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस एक टफ कैपिलरी से मिलकर के बनता है, जो एफरेंट एट्रियोल एंड इफरेंट आर्टरियोल से मिलकर के बनता है। फाइन ब्रांच होते हैं आर्टरीज के और वेन्स के। रेनल ट्यूब्यूल जो रहता है बैगिन होता है डबल वॉल्ड कप, जिसको कि हम लोग बोमेन कैप्सूल के नाम से जानते हैं, जो इंक्लोज्ड होता है ग्लोमेरुलस के, ठीक है, ग्लोमेरुलस को इंक्लोज करके रखता है। ग्लोमेरुलस के साथ बोमेन कैप्सूल को मिला देते हैं तो हम बोलते हैं माल्फिजियन ट्यूब्यूल या रेनल कॉर्पिकल्स बोलते हैं। ट्यूब्यूल्स जो रहता है कंटिन्यू फर्दर तो हम हाईली कोइल्ड नेक्रो, जिसको पीसीटी के नाम से हम जानते हैं, आगे और कोइल कर देंगे तो पीसीटी बन जाता है। एंड अंदर और आगे देखेंगे तो हेयर पिन शेप का रेनल लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पार्ट ट्यूब्यूल का, जिसमें डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्स आती हैं। असेंडिंग लिम्ब बेसिकली यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेना है कि असेंडिंग लिम्स जो रहती है, अनदर वापस से असेंडिंग, यही पूछा गया है कि असेंडिंग लिम्स होते हैं, फिर असेंडिंग लिम्स कंटिन्यू डिवाइड करती है। यही देखो मेन क्वेश्चन है कि कौन करता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग, तो तुम बताओगे असेंडिंग लिम्ब कंटिन्यू करती है। अनदर हाई कोइल ट्यूबल रीजन बना, जिसको कि हम डिसिटी कहते हैं, डिसिटी कहते हैं, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। अब डिसिटी जो रहती है मेनी नेफ्रॉन के ओपन होते हैं स्ट्रेट ट्यूब में, जिसको कलेक्टिंग डक्ट के नाम से जानते हैं। मेनी ऑफ विच कवरेज एंड ओपन इनटू द रेनल पेल्विस थ्रू द मेडुलरी पिरामिड इन द कैलेसिस, ठीक है। तो देखो मैं सब डायग्राम अगर मैं बनाऊँ या फिर लिखा ही है तो बनाना क्या, सबसे पहले तुम ये देख रहे हो, ये वाला मेन रीज़न, कोई ऐसा कलर जो ज़्यादा दिखे इस पोर्शन पे, येलो, येलो तो पहले से है, क्या बता रहे हो, इट्स कलर, रेड भी पहले से है, पिंक, हाँ पिंक दिख रहा है। चलो ये जो तुम देख रहे हो, ये जो है तुम्हारा सबसे पहला ग्लोमेरुलस है, तो पहला पार्ट तो ये हो गया। फिर बचा हुआ जितना पार्ट है तुमने इसको रेनल ट्यूब्यूल के नाम से बता दिया, पहली लाइन तुम्हारी ये थी, ठीक है। फिर दूसरे बार में तुमने पढ़ा कि ग्लोमेरुलस जो रहता है टफ कैपिलरी से मिल करके बनता है। फिर जो आगे होता है सबसे रेनल ट्यूब्यूल में, फिर से देखो रेनल ट्यूब्यूल में सबसे पहला पार्ट जो रहता है हमारा आता है बोमेन कैप्सूल। क्या आता है, बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल देख रहे हो तुम्हारा कप शेप का स्ट्रक्चर होता है, आगे ये और डिवाइड होकर के और थोड़ा सा कॉन्वोलेट करके पीसीटी बनाता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वर्टेटेड डिस्क। तीसरा बनाता है फिर और थोड़ा सा करके लूप बनाता है एक हेयर पिन शेप का, जिसको कि हैंडलेस लूप का नाम देते हैं। ये स्ट्रक्चर तुम्हें दिखाई दे रहा है। इसमें एक तरफ असेंडिंग होता है तो दूसरी तरफ डिसेंडिंग होता है। अच्छा मैंने उल्टा बोल दिया, एक तरफ असेंडिंग होता है तो दूसरे तरफ डिसेंडिंग होता है। असेंडिंग वाला जो रहता है बेसिकली ये क्या करता है, आयंस को पास कराता है, एंड डिसेंडिंग वाला जो रहता है पानी को पास कराता है। पानी के लिए पॉजिटिव होता है, ये आयन के लिए पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है पानी के लिए, आयन के लिए नेगेटिव होता है, ठीक है।
फिर अगर तीसरी बात करें तो यहाँ पे DCT बनता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। फिर PCT, DCT एंड हेनलेज लूप के बाद चौथा आता है कलेक्टिंग डक्ट, यही लिखा हुआ है। बेसिकली यही नेटवर्क है जहाँ पे अलग अलग नेफ्रॉन आकर के जुड़ते हैं, इसको ही हम कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। क्या वाइट से, ठीक है, ये तुमने देख लिया। मैं रेज करती हूँ, थोड़ा अच्छे से समझा दिया है, या फिर रहने देते हैं। चलो आओ आगे देखते हैं। इतना चीज़ मैंने अभी तक तुमको समझाया, उसको मैंने सेम वही चीज़ों को मैं डायग्राम में भी बना के बता दिया। अब देखो एक चीज़ और मैंने तुमको बताना था कि अगर मैं बात करूँ तो ग्लोमेरुलस एंड बोमेन कैप्सूल, इन दोनों को मिला देते हो तो एक तो बन के रेडी हो जाता है मालफिजियन बॉडी, और इसी को हम रेनल कॉर्पिकल्स भी कहते हैं। डन है, डन। ज़्यादा कलर डम हो गया। छोड़ो, चलो आ जाओ यहाँ देखते हैं। अब मालफिजियन कॉर्पिकल्स यानी कि ग्लोमेरुलस और हमारा बोमेन कैप्सूल PCT DCT नेफ्रॉन का कॉर्टिकल रीजन में सिचुएटेड होता है, वहीं पे लूप ऑफ हेनले जो रहता है वो मेडुला रीजन में लोकेटेड होता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर हम बात कर रहे हैं हेनलेज लूप की, तो लूप ऑफ हेनले इकलौता होता है जो मेडुला रीजन में प्रेजेंट होता है। बाकी सब जितने भी ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि मालफिजियन बॉडी हो गया एंड PCT DCT नेफ्रॉन के जो कॉर्टिकल रीजन में लोकेटेड होते हैं, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, मेजॉरिटी ऑफ द नेफ्रॉन में तुमने देखा होगा कि लूप ऑफ हेनले काफ़ी छोटा होता है, उसको हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन के नाम से यहाँ पे हम इनको जानते हैं। एंड कुछ में ऐसा होता है कि मेडुला काफ़ी बड़ा होता है जो एक्सटेंड होता है मेडुलरी रीजन, हमारा ये लूप ऑफ हेनले इतना बड़ा होता है जो काफ़ी मेडुला में डीप रन करता है, उसको हम यहाँ पे मेडुलरी नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे दोनों के डिफरेंसेस की, तो सबसे ज़्यादा जो प्रेजेंट होता है वो होता है हमारा कॉर्टिकल नेफ्रॉन। लगभग 85% जो रहता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है। तो 85% कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है, 15% हमारा यहाँ पे मेडुलरी नेफ्रॉन पाया जाता है। फिर बोल रहा है इफरेंट, तुम इफरेंट आर्ट्रियोल तुमने देखा था, देखो ये हमारे पास क्या प्रेजेंट है, ये देखो मैं मालफिजियन बॉडी बना रही हूँ। मालफिजियन बॉडी में तुमने एक चीज़ तो देख लिया कि यहाँ से कोई चीज़ आ रही है और यहाँ से कोई चीज़ जा रही है। अंदर क्या है, ये जो तुम्हें दिख रहा है स्ट्रक्चर, इसको तुमने बोल दिया कि ये हमारा ग्लोमेरुलस है। तो ये जो होता है, मैं यहाँ लिख रही हूँ ग्लोमेरुलस है, एंड ये वाला स्ट्रक्चर बोमेन कैप्सूल है। ये क्या है, बोमेन कैप्सूल है। तो यही तुम देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर जो आ रहा है, आने वाले को हम एफरेंट कहते हैं। ए फॉर आना, तो ए फॉर एफरेंट, एंड ई फॉर जाना, एक्सिट होता है, तो ई फॉर ईफरेंट, ठीक है। इससे तुम लर्न करना। तो वही बोल रहे हैं, ईफरेंट आर्ट्रियोल जो रहता है इमर्ज्ड हो जाता है ग्लोमेरुलस से, तो फॉर्म करता है फाइन कैपिलरी नेटवर्क, जिसको रेनल ट्यूब्यूल या पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, तुमसे पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज पूछता है तो किससे बनता है, तो तुम बताओगे ईफरेंट, ही आगे चल के काफ़ी मिक्स करके ऐसा बना लेता है। और ये काफ़ी पेरी ट्यूबुलर जो कैपिलरीज होती है ना, ये पैरेलल होती हैं, किसके पैरेलल होती हैं, लूप ऑफ हेनले के। तो ये लिखा हो माइन्यूट वेसिकल नेटवर्क होता है जो किसके यू शेप कलर का यू शेप जैसा होता है, जिसको वासा रेक्टा के नाम देते हैं, और ये पैरेलल रन करता है हेनलेस लूप के। वासा रेक्टा एब्सेंट भी हो सकता है और हाईली छोटा होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन में, ठीक है।
फिर अगर हम बात करें कि किस तरीके से हमारा यूरिन का फॉर्मेशन होता है और ब्लड जो रहता है हमारा क्लीन होता है, ब्लड क्लीन होता है। ठीक है, चलो सब इसके 3 प्रोसेसेस होते हैं। सबसे पहला प्रोसेस है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, या फिर इसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के नाम से भी जानते हैं। दूसरा हमारा होता है बेसिकली यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन। फिर तीसरा होता है यहाँ पे सिक्रीशन। ठीक है, तो ये तीनों मैंने नाम रेड कलर से जो लिखा है ये इनके नाम है। तो आओ इसको एक बार फटाफट से पढ़ लेते हैं। जब हम यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं ना तो क्या होता है, सबसे पहले यूरिन के फॉर्मेशन में 3 मेन प्रोसेसेस होते हैं। सबसे पहला ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, दूसरा रीएब्जॉर्प्शन, तीसरा सिक्रीशन, टेकन प्लेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। पहला जो स्टेप होता है यूरिन का फॉर्मेशन, उसमें हम ब्लड को फिल्ट्रेट करते हैं। मतलब यहाँ से क्या होता है, बेसिकली ब्लड एंटर करता है और यहाँ पे ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद जो ब्लड रहता है बहुत मुश्किल से यहाँ आता है बोमेन कैप्सूल में। बोमेन कैप्सूल में भी काफ़ी सारा फिल्ट्रेशन करता है, तो अच्छा वाला ब्लड जो रहता है इफरेंट की मदद से अंदर चला जाता है और जो खराब वाला ब्लड रहता है वो आगे की तरफ ट्रांसफ़र होता है। कहाँ पे, पीसीटी में ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, ठीक है, हाँ वही बोला गया। ऑन एन एवरेज क्या लिखा हुआ है, हर दिन ऑन एन एवरेज क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट लाइन है। ऑन एन एवरेज लगभग 1100 से 1200 ml फिल्ट्रेशन किडनी पर मिनट विच इज कॉन्टिन्यूस, इतना होती है वेंट्रिकल ब्लड में। तुमने कहीं 1100 से 1200 और भी पढ़ा था, याद है? इससे पहले वाले लेक्चर में तुमने पढ़ा था किस तरीके से रेस्पिरेटरी वॉल्यूम जो रहता है वो रिजर्व रहता है। तो उसमें पढ़ा था 1100 से 1200 ml जो होता है स्टोर रहता है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी सेम लिखी हुई है, सेम नहीं सॉरी, ये नंबर सेम तुम्हारा लिखा हुआ है। क्या बोल रहा है यहाँ पे, जो फर्स्ट स्टेप रहता है यूरिन फॉर्मेशन का, उसमें ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। इसमें क्या होता है, आउट ग्लोमेरुलस से आउट होता है, इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के नाम से जानते हैं। ऑन एन एवरेज 1100 से 1200 ml ब्लड फिल्ट्रेट किया जाता है किडनी पर मिनट। मतलब 1 मिनट में लगभग 1100 से 1200 ml ब्लड को फिल्ट्रेट किया जाता है किडनी पे, विच इज़ कॉन्स्टेंट। लगभग 1/5 ब्लड जो रहता है पंप होता है वेंट्रिकल की मदद से, वो होता है। अब ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज जो रहती हैं बेसिकली छनती हैं, तो मतलब तुम समझ रहे हो, ये तुम्हारा मान लो कि एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये हमारी क्या है, मैं एक मिनट, चलो उसको रहने देते हैं, हम यही बनाते हैं। ये हमारी क्या है, ग्लोमेरुलस है, एंड हमारे पास ये जो है ना बोमेन कैप्सूल है। तो इसकी लेयरिंग देख लेते हैं। सबसे पहला जो ग्लोमेरुलस की ये वाली लेयरिंग रहती है, इसको हम इसको हम एंडोथेलियम के नाम से जानते हैं। बोल रहा है 3 लेयर्स होते हैं। सबसे पहला एंडोथेलियम होता है जो ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स को निकालता है। ये बोमेन, देखो एंडोथेलियम है बेसिकली, मैंने जो बताया वही निकला ना, बोला था मैंने, तो मेरी बात मान लो, एंडोथेलियम होता है। फिर ये वाला जो रहता है, इसके पास जो लेयर प्रेजेंट होता है उसको हम एपिथेलियम कहते हैं। मेरे मुंह से सुन लो ना, क्या दिक्कत है। ठीक है, डन। तो ये वाली लेयर को तुमने क्या देखी है और क्या बोला है, इसको तुमने बोला है एंडोथेलियम। ठीक है, इसको क्या बोला है, तो इसको नहीं, इसको क्या बोला है, एपी, मतलब एपिथेलियम। फिर बीच वाले पार्ट को क्या बोलते हैं उसको, इसको बोला जाता है, बीच का जो लेयर होता है, अरे यार आई थिंक इज इट बेसमेंट मेम्ब्रेन, या इट इज़ बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। तो 3 लेयर तुमको दिख गया। सबसे पहला एंडोथेलियम ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स के, एपिथेलियम बोमेन कैप्सूल के, और तीसरा जो होता है यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, 2 लेयर के बीच में प्रेजेंट होता है। एपिथेलियम सेल जो रहती हैं बोमेन कैप्सूल की, उसके पास पोडोसाइट्स भी प्रेजेंट होते हैं जो इंट्रिंसिक मैनर में रहते हैं, लीव सम माइन्यूट स्पेसेस, जिसको कि फिल्ट्रेशन स्लिट या फिर स्लिट पोर्स कहते हैं। ब्लड वहीं से फिल्ट्रेट होता है और फाइनली काफ़ी पतले पतले ब्लड बाहर निकलते हैं मेम्ब्रेन के बाहर। ऑलमोस्ट जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं प्लाज्मा के,
प्रोटीन को छोड़ करके वो बोमेन कैप्सूल के लुमेन में पास कर जाते हैं। देयरफॉर इट इज़ कंसिडर्ड एज अ प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, इसीलिए इस प्रोसेस को हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के नाम से जानते हैं। फिर क्या आता है, अमाउंट ऑफ द फिल्ट्रेट, बेसिकली अगर मैं किडनी की पर मिनट में बात करूँ तो इसको हम GFR कहते हैं, मतलब पर मिनट कितना ब्लड को फिल्ट्रेट करता है उसको हम GFR कहते हैं। तो GFR लगभग 180 लीटर पर डे होता है, मतलब पर डे लगभग 125 ml ब्लड जो रहता है फिल्ट्रेट होता है ग्लोमेरुलस से। ग्लोमेरुलस से बेसिकली 125 ml पर डे ब्लड जो रहता है ml पर मिनट जो रहता है वो प्रोड्यूस होता है, और 180 लीटर। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो यूरिन की बात करूँ तो 1 से 2 ही लीटर रहता है, लगभग 180 GFR होता है। तो जिस हिसाब से GFR 180 लीटर बाहर निकल रहा है तो यूरिन भी उतना होना चाहिए, बट ऐसा नहीं पॉसिबल होता, बिकॉज जो 180 लीटर GFR हमारे मालफिजियन सेल से मालफिजियन बॉडी से बाहर निकलते हैं, बहुत सारा सिक्रीशन के टाइम पे वापस से क्या होता है, एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं PCT, DCT और अदर ऑर्गन्स के द्वारा। ठीक है, तो लगभग फिर लास्ट में बहुत कम ही निकलते हैं। तो ये मेन रीज़न है। तो तुमसे ये पूछ सकता है कि GFR एक हेल्दी इंडिविजुअल में कितना ml निकलता है, तो 125 ml पर मिनट और 180 लीटर पर डे। ठीक है, किडनी जो रहती है बेसिकली देखो हैव अ बिल्ड इट मैकेनिज्म। देखो ये वाला पोर्शन हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, ऑफ कोर्स पढ़ेंगे, JG सेल के बारे में बताऊंगी, GFR एंड ये सारे सब कुछ बताऊंगी, लेकिन कुछ देर बाद। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ दूसरे स्टेप की जिसका नाम है रीएब्जॉर्प्शन। अगर यही बोला गया कि 180 लीटर पर डे के हिसाब से आता है तो यूरिन तो 1 से 1.5 लीटर तक का ही होता है। तो नियरली जितने भी 90, ये भी तुमसे क्वेश्चन पूछ चुका है, तो कितना % एब्जॉर्ब होता है फिल्ट्रेट में, तो 99% फिल्ट्रेट जो रहता है वापस से रीएब्जॉर्ब कर दिया जाता है रेनल ट्यूब्यूल्स के द्वारा। इस प्रोसेस को रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब ये जो ट्यूब्यूल्स होते हैं एपिथेलियम सेल्स के, वो डिफरेंट सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन में परफॉर्म किए जाते हैं एक्टिव और पैसिव मैकेनिज्म के द्वारा। एग्जाम्पल में जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम, इनफिल्ट्रेट रीएब्जॉर्ब होता है, नाइट्रोजनस वेस्टेज का एब्जॉर्ब किया जाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। मतलब बेसिकली एक्टिव मतलब होता है बेसिकली इसमें हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है किसी चीज़ को लेने के लिए। एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट यही होता है कि नाइट्रोजनस बेसिस को क्या करते हैं ये लोग फिल्ट्रेट में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। रीअब्जॉर्प्शन वाटर का भी होता है, पैसिवली होता है इन इनिशियल सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के इनिशियल सेगमेंट में मतलब PCT एंड लूप ऑफ हेनले बेसिकली पैसिवली होता है, बिना किसी एनर्जी के वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। यूरिन, अब तीसरा स्टेप आता है सिक्रीशन ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन। देखो पता है बेसिकली देखो होता क्या है, ये हमारा ठीक है, हमारा ये आने वाला है, ये जाने वाला है। तो ब्लड यहाँ से जा रहा है, जाने के बाद पेरी न्यूक्लियर, ये तुम्हें पता था इफरेंट में जो रहता है पेरी न्यूक्लियर, क्या बोला था मैंने, तुम्हारा पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज में बदल जाता है। तो इसमें जब अच्छा वाला ब्लड यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करता है, तो इसमें भी कुछ चीज़ें ख़राब होती हैं। इन ख़राब चीज़ों को वापस से इसी में ला के छोड़ना पड़ता है PCT DCT वगैरह में, इनको हम कहते हैं सिक्रेशन। ठीक है, तो ड्यूरिंग यूरिन के फॉर्मेशन ट्यूबुल सिक्रीट करता है कुछ सब्सटेंस, जैसे कि ज़्यादा अमाउंट में हमारा H+ हो गया, पोटेशियम हो गया, अमोनिया हो गया, फिल्ट्रेट में वो सिक्रीट करता है। तो ये हो गया यूरिन के फॉर्मेशन स्टेप, एज इट हेल्प टू मेंटेन द आयोनिक एंड द एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी। अब ये चीज़ तुमने समझ लिया। अब पढ़ो कि कैसे हम ट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, उनके फंक्शन क्या होते हैं। रेनल ट्यूब्यूल बेसिकली इसको हम बोल सकते हैं। तो रेनल ट्यूब्यूल के फंक्शन क्या होते हैं वो देखो। सबसे पहला है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल PCT, फिर हेनलेज लूप, सीरीज वाइज ही पढ़ेंगे, फिर हेनलेज लूप पढ़ेंगे, फिर हमारे यहाँ पर DCT पढ़ेंगे, एंड आफ्टर DCT हम कलेक्टिंग डक्ट पढ़ के ये वाला पोर्शन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले PCT की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे PCT इट्स मीन कि देखो PCT जो रहता है बेसिकली क्या बोला मैंने, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये जो रहते हैं लाइंड होते हैं क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम से। तुमने यहाँ पे किस चैप्टर में पढ़ा था, एनिमल्स टिश्यू में तुमने ये पढ़ा था,
एनिमल टिश्यू के चैप्टर में तुमने अच्छे तरीके से पढ़ा था कि क्यूबाइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम जो रहता है, सिंपल क्यूबाइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम से ये लाइंड होते हैं। क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज कराते हैं ताकि रीअब्जॉर्प्शन अच्छे तरीके से हो पाए। नियरली जितने भी इसेंशियल न्यूट्रिशंस होते हैं, लगभग 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट्स वाटर रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है इस सेगमेंट्स में। तो प्लीज़ रट लेना, 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी में होता है। पीसीटी हेल्प करता है पीएच के और आयोनिक बैलेंस करने में। बॉडी फ्लूइड में सेलेक्टिवली सिक्रीशंस होता है हाइड्रोजन आयन का और अमोनिया आयन का इनटू द फिल्ट्रेट। मतलब पीसीटी मान लो है, और पीसीटी क्या करता है, बेसिकली सिक्रीट करता है फिल्ट्रेट में, अमोनिया को भी सिक्रीट करता है, अमोनिया NH3 को भी सिक्रीट करता है और H+ को भी सिक्रीट करता है बाई एब्जॉर्प्शन ऑफ HCO3। एंड एक चीज़ और देख लो प्लीज़ 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 प्लीज़, एक चीज़ इंपॉर्टेंट, ये हमारा पीसीटी है, ठीक है। पीसीटी सबसे पहला काम ये करता है कि यहाँ, अच्छा ये चीज़ थोड़ी गलत बन गई, चलो ब्लू से बना देते, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे पास पीसीटी है। पीसीटी क्या करता है, यहाँ से फिल्ट्रेट में H+ सिक्रीट करता है और यहाँ पे फिल्ट्रेट में क्या सिक्रीट करता है, अमोनिया NH3, अच्छा NH3 लिख देते हैं ना, NH3 सिक्रीट करता है। लेकिन यहाँ पे कार्बोनेट आयन HCO3 माइनस ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो पीसीटी का मेन रोल हो गया। अब हम बात कर रहे हैं हेनलेस लूप। तो हेनलेस लूप तुमको अच्छे से बनाने आता है, कुछ इस तरीके से हेनलेस लूप बनते हैं। ये वाला जो रहता है असेंडिंग रहता है, इधर वाला डिसेंडिंग रहता है। तो AD से तुम समझ जाना। फिर हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पढ़ जो रहे हैं उसी को हम समझाएंगे। रीअब्जॉर्प्शन मिनिमम होता है। तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट लाइन तुमने देख लिया, रीअब्जॉर्प्शन इन इट्स असेंडिंग ऑर्डर में काफ़ी मिनिमम होता है। तो क्या बोला मैंने, रीअब्जॉर्प्शन असेंडिंग ऑर्डर में काफ़ी, असेंडिंग लिम्स में काफ़ी कम होता है। हाउएवर जो रीजन सिग्निफिकेंट होते हैं हाई ऑस्मोलिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में मेंटेन करने के लिए। डिसेंडिंग लिम्स, एक इंपॉर्टेंट लाइन जो है ये बोला गया है, जो डिसेंडिंग लिम्स होती है पानी को एब्जॉर्ब ज़्यादा करती है और इलेक्ट्रोलाइट को नहीं करती है। और असेंडिंग लिम्स क्या करती हैं, बेसिकली पानी को एब्जॉर्ब नहीं करती है और इलेक्ट्रोलाइट को एब्जॉर्ब करती है एक्टिवली या फिर पैसिवली। मतलब कि एक्टिवली मतलब ये जो रहती है ये क्या करती है, असेंडिंग लिम्ब जो रहती है पानी को एब्जॉर्ब नहीं, इम्परमिएबल होती है पानी के लिए। तो पानी को ये एब्जॉर्ब जो रहता है, पानी को एब्जॉर्ब नहीं करती है, लेकिन ये सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट को एब्जॉर्ब करती है। तो इलेक्ट्रोलाइट को यस लिख दिया मैंने, यस लिख दिया मैंने, ठीक है। अगर हम डेंसिटी की बात करें तो यहाँ पे ये पानी को ही एब्जॉर्ब करता है और इलेक्ट्रोलाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता है। तो ये चीज़ प्लीज़ रखना है, असेंडिंग वाले में पानी नहीं होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। पानी कहाँ रहता है, तो HCO, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में पानी का एब्जॉर्प्शन होता है। देयर फॉर कॉन्सेंट्रेशन फिल्ट्रेट का जो रहता है पास अपवर्ड, मतलब ऊपर की तरफ पास करता है। इट गेट डाइल्यूटेड ड्यू टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू द मेडुलरी। अब डाइल्यूट भी करना है बेसिकली। देखो ये सब तुमको पढ़ा कब पता चलेगा, ये सब लाइन का मतलब तुम्हें कब पता चलेगा, तो मैं बताऊँ तो इस सब लाइन का मतलब कब पता चलेगा तुमको, किस टाइम पे, जब तुम यहाँ पे काउंटर करंट मैकेनिज्म CCM पढ़ोगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की। डिजिटल वही चीज़ है बेसिकली, किस तरीके का होता है, यहाँ पे लोकेटेड होता है। ये देखो ये हमारा पीसीटी हो गया। पीसीटी के बाद यहाँ लूप ऑफ हेनले जाता है। लूप ऑफ हेनले के बाद ये ऊपर साइड पे ये जो मैं सेकेंड वाला जिगजैग रोड बना रही हूँ ना, जिगजैग ये भला, इसको मैंने DCT कह दिया, इसी को मैं भी बना के दिखाऊंगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, DCT है। DCT में क्या होता है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है। मतलब बेसिकली यहाँ पे बहुत हमेशा रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है, लेकिन ज़रूरत पड़ती है तो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है सोडियम का और वाटर का। तो मतलब यहाँ पे कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है अगर पानी अब ज़्यादा वेस्ट हो रहा है और सोडियम ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, पानी H2O, तो यहाँ पे कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है। DCT कैपेबल होता है, ये HCO3- को भी रीअब्जॉर्ब कर सकता है। मतलब DCT के पास कैपेबिलिटी हो HCO3- को भी रीअब्जॉर्ब कर सकता है। सेलेक्टिवली सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयन एंड HCO2 एंड सेलेक्टिव सिक्रीशन। और इसको सिक्रीशन की बात करते हैं, इसी चीज़ को मैं यहाँ बना रही हूँ। तो इसको अगर मैं सिक्रीशन की बात करती हूँ तो क्या क्या सिक्रीट कर सकता है, तो सिक्रीशन में ये हाइड्रोजन को सिक्रीट करवा सकता है, पोटेशियम को सिक्रीट करा सकता है और NH3
NH3 को सिक्रीट करा सकता है ताकि pH मेंटेन कर सके, सोडियम पोटेशियम बैलेंस हमारे ब्लड में बना रहे। तो ये चीज़ तुम देख पा रहे हो, कितना प्यारा लग रहा है। पीसीटी में तुमने समझा कि ये क्या सिक्रीट कर सकता है, H+ और अमोनिया सिक्रीट कर सकता है, SCO3- एब्जॉर्ब कर सकता है। तुमने हेनलेज लूप में पढ़ लिया दोनों किस तरीके से, असेंडिंग लूप और डिसेंडिंग लूप कैसे वर्क करते हैं। डीसीटी में तुमने ये पढ़ा कि सोडियम कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करते हैं सोडियम का और वाटर का। प्लीज़ इसको प्लीज़ 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 अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो, जो करना है करो, मुझे नहीं पता, लेकिन प्लीज़ इस लाइन को कभी मत भूलना। क्या बोल रहा है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है सोडियम का और वाटर का, कब होता है, कब कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है सोडियम और पानी का। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि किसका किसका होता है रीअब्जॉर्प्शन, तो सोडियम और पानी का, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, यह SCO3- भी रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, एंड H+, हाइड्रोजन, पोटेशियम और अमोनिया को ये सिक्रीट कर सकता है फिल्ट्रेट में, ठीक है। वही देखो, मैंने तुमको सबसे पहले पीसीटी के बारे में बताया, तो पीसीटी के बारे में तुमने क्या पढ़ा था, पीसीटी के बारे में तुमने अच्छे से पढ़ा था कि ये क्या करता है, बेसिकली रीअब्जॉर्ब कर सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो पानी को ये वापस से भेज सकता है, और H+, देखो मैंने यहाँ पे क्या बोला, मैंने यहाँ पे H+ को और अमोनिया को और H+ को ये क्या करता है, अच्छा मैंने ये बाहर नहीं भेजता, ये मैंने उल्टा बना दिया क्या, मुझे ये बनाना था कि ये H+ को और NH3 को एब्जॉर्ब करता है, और ऐसे क्या लिखा हुआ यहाँ पे, क्या बोला मैंने, रीअब्जॉर्ब करता है नियरली, नहीं, हाँ यही तो है, H+ को pH को मेंटेन करने के लिए सिक्रीशन, अच्छा सिक्रीशन बोल रहा है, सिक्रीशन। ठीक है, चलो आ जाओ। पीसीटी में तुमने देखा किस तरीके से ये क्या कर रहा है, बेसिकली H+ को और अमोनिया को सिक्रीट कर रहा है, ठीक है, अपने पास बुला रहा है। एंड डीसीटी तुम देख पा रहे हो किस तरीके से SCO3- जा रहा है, H+ और पोटेशियम आयन आ रहा है, ठीक है। एंड ये तुम देख ही पा रहे हो, लूप ऑफ हेनले में तुमको पता है कि असेंडिंग इलेक्ट्रोलाइट को भाव देता है और ये डिसेंडिंग वाला पानी को भाव देता है, ठीक है। इसी से हम पूरा काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ेंगे। सबसे पहला कनेक्टिंग डक्ट, सबसे पहला नहीं, मतलब कलेक्टिंग डक्ट भी पढ़ना है। क्या बोला है, दीज डक्ट, क्या बोला है, दीज लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड, ये कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी से क्या होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं, और टू द इनर पार्ट ऑफ द मेडुला। लार्ज अमाउंट में वाटर जो रहता है यहाँ से रीअब्जॉर्ब होता है फ्रॉम द रीजन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन यूनिट। अगर हमें कॉन्सेंट्रेटेड यूनिट चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब कि पानी का अमाउंट ज़्यादा वेस्ट ना हो यूरिन में, तो हमें क्या करना पड़ता है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन कराना पड़ता है। तो डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट क्या करते हैं, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करते हैं। तो यही बोला है, दीज सेगमेंट जो है अलाउ पैसेज स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया मेडुलरी, देखो इंपॉर्टेंट लाइन है, ये काउंटर करंट में काम आएगा कि जो कलेक्टिंग डक्ट होता है ये अलाउ कर देता है कि तुम आसानी से ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने के लिए मेरे पास से यूरिया को स्मॉल अमाउंट में मेडुलरी इंटरस्टिशियल में ले जा सकते हो, ताकि तुम ऑस्मोलरिटी को मेंटेन कर सको। मेंटेन होता है पीएच आयोनिक बैलेंस टू द सेलेक्टिवली सिक्रेशन ऑफ H+ एंड पोटेशियम आयन, ठीक है। अब हम मैकेनिज्म शुरू कर रहे हैं, यानी कि काउंटर करंट मैकेनिज्म। व्हाट इज काउंटर करंट मैकेनिज्म। देखो जितना समझाने में टाइम लगेगा उतना ही लगेगा, बाकी काफ़ी इजी है, तो बहुत ज़्यादा तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होने वाला इस सब चीज़ों में। क्या बोला यहाँ पे, मैमल्स के पास एबिलिटी होती है कि वो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसमें इनका किसका किसका रोल होता है, बेसिकली पहला तो हेनलेस लूप का होता है, दूसरा वासा रेक्टा का होता है। जो फ्लो होता है फिल्ट्रेट का,
दोनों लिम्स के होते हुए जाता है, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। मैं यहाँ पे तुमको बता दूँ, वेयर इज़ माई स्पेस बेब्स, ठीक है। तो मैं बता दूँ, सबसे पहले तुम ये देखते हो लूप ऑफ हेनले रहता है। लूप ऑफ हेनले के तुमने ये देखा था कि यहाँ पे इफरेंट है। देखो एक तो हमारे पास ये था, कुछ इस तरीके से था, यहाँ से जा रहा था तो यहाँ से आ रहा था। तो मैंने बताया था कि इफरेंट से काफ़ी आता है क्या, पेरी ट्यूबुलर मेम्ब्रेन जाता है। पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज जो रहती है मूव करती है और आगे चल करके क्या बनाती हैं, वासा रेक्टा बनाती हैं। तो वासा रेक्टा कैसी होती है, तो ये इसके अपोजिट ऐसे पैरेलली ऐसे मूव करती हैं। तो रेड वाली जो रहती है ये वासा रेक्टा हो गई, ये वाली जो रहती है वासा रेक्टा हो गई, ठीक है। ये आगे वाली क्या हो गई, लूप ऑफ हेनले हो गई। तो वही बोल रहा है कि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, जिसकी वजह से काउंटर करंट होता है। तो यहाँ पे 3 काउंटर करंट मूव होते हैं। आओ वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला काउंटर करंट तुम इसमें देख रहे हो, असेंडिंग और डिसेंडिंग, इन दोनों के बीच में जो है पहला काउंटर करंट हो रहा है। फिर हमारा काउंटर करंट हो रहा है इनके और इनके बीच में, ठीक है। तो पहला काउंटर करंट ये हो गया। अब देखो डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब, मतलब कि एक तो इनके बीच में और इनके बीच में, ये दोनों भी अपोजिट हैं तो इनका दूसरा हो गया। तीसरा, इन दोनों के बीच में काउंटर करंट मैकेनिज्म चल रहा है, इसको मैंने तीसरा काउंटर करंट मैकेनिज्म बता दिया, ठीक है। तो जब भी अपोजिट तरीके से मूव करता है उसको हम काउंटर करंट कहते हैं। तो ब्लड का फ्लो हो रहा है 2 लिम्स ऑफ वासा रेक्टा इज ऑल्सो अ करंट, वही बोला मैंने, ठीक है। प्रॉक्सिमली बिटवीन द हेनलेस लूप रेक्टा, आज देखो ये भी मैंने बता दिया 3 तरीके से क्या होता है। वासा रेक्टा क्या करता है, सॉरी 3 तरीके से क्या हो रहा है यहाँ पे, हेनलेस लूप एंड वासा रेक्टा, इन सब के बीच में क्या हो रहा है, एक काउंटर करंट, 3 तरह का काउंटर करंट बन जा रहा है, ठीक है। अब उसी को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या बताया, सबसे पहले मैंने ये बताया कि ये सब क्या करते हैं, ऑस्मोलैरिटी को बैलेंस करने का काम करते हैं, बढ़ाते भी हैं और कम भी करते हैं। मतलब बेसिकली इनका काम यही होता है कि ये 300 मिली ऑस्मोल मोल लीटर इनवर्स से ले करके 1200 मिली ऑस्मोल तक बढ़ा देते हैं। तो इनका यही काम होता है कि हम यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी बढ़ाना चाहते हैं मिडल इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम में लगभग 300 मिली ऑस्मोल मोल पर लीटर इनवर्स से लेकर के कॉर्टेक्स में लगभग 1200 मिली ऑस्मोल मोल लीटर इनवर्स तक बढ़ाते हैं इनर मेडुलरी में, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं किस तरीके से हम करते हैं। इस काउंटर करंट को कराने के लिए क्या क्या रूल्स होते हैं वो देखेंगे। मैं प्लैंक पेज ले लेती हूँ, ईजी हो जाएगा। हम अब पढ़ने वाले हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म, ठीक है। तो हमने क्या बनाया, सबसे पहले तुमने ये देखा, सबसे पहले देखा ये डिसेंडिंग लूप, देख पा रहे होगे किस तरीके से मैंने क्या बनाया है, काउंटर करंट मैकेनिज्म बनाया है। काउंटर करंट मैकेनिज्म, ठीक है। और इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तुमने ये तो देखा था कि असेंडिंग, जो मैं देखो फटाफट से समझा रही हूँ, समझ लो। मैं ऐसे कर दूँ क्या, थोड़ा बड़ा दिखेगा। देखो ये जो होता है बेसिकली ये हमारा असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है। एंड जो मैं पिंक कलर से बना रही हूँ, अच्छा सॉरी, ये मैं तुम्हारा क्या बना के दिखा रही हूँ तुमको। सबसे पहला तुम्हारा ये देखो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, ये परमेबल होता है आयंस के लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, तो मैंने सोडियम के लिए इसको परमेबल कर दिया है। फिर होता है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, जो परमेबल होते हैं पानी के लिए, तो मैंने यहाँ पे देखो पानी के लिए इसको परमेबल कर दिए हैं, ठीक है। मैकेनिज्म स्टार्ट होता है, देखो मैंने तुम्हें बताया था कि लूप ऑफ हेनले के पैरेलली ये मूव करता रहता है, जिसका नाम है वासा रेक्टा, जो पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी से मिल करके इसके पैरेलली ऐसे मूव करता है, ठीक है। तो ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के आगे डिसेंडिंग वासा रेक्टा होता है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के आगे असेंडिंग वासा रेक्टा होता है, ठीक है। होता कहाँ से मैकेनिज्म स्टार्ट, सबसे पहले क्या होता है, जो फिल्ट्रेट होता है, फिल्ट्रेट यहाँ पे ऐसे मूव करता है, फिल्ट्रेट मूव करता है तो सबसे पहले फ्रीज में रख दे यार, यहाँ से फिल्ट्रेट देखो ऐसा मूव कर रहा है। जब फिल्ट्रेट मूव करता है
तुम देख रहे हो फिल्ट्रेट यहाँ पे इस तरीके से लूप ऑफ हेनले में मूव करता है। जब फिल्ट्रेट मूव करता है तो यहाँ से जो आयंस होते हैं रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं यहाँ पे इंटरस्टिशियल, ये मेडुला इंटरस्टिशियम है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख देती हूँ, मेडुला इंटरस्टिशियम में क्या होता है, ये नहीं, ये बैकग्राउंड में जितना एरिया खाली दिख रहा है ये सब है मेडुला इंटरस्टिशियम, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, सोडियम जो रहता है रीअब्जॉर्ब हो जाता है। ये सोडियम रीअब्जॉर्ब होने के बाद डिसेंडिंग वासा रेक्टा में ऐसे ट्रांसफ़र करता है। जब ये डिसेंडिंग वासा रेक्टा में ऐसे ट्रांसफ़र करता है, इसका पाथ जो रहता है बिल्कुल अपोजिट रहता है इसके। तो जब ये यहाँ पे मूव करता है तो होता क्या है, यहाँ पे सोडियम जब इंटरस्टिशन में जाता है तो हमारा जो मेडुलरी इंटरस्टिशन होता है उसमें काफ़ी इलेक्ट्रोलाइट हो जाते हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में बेसिकली क्या होता है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में से वाटर जो रहता है फिर ये सिक्रीट होने लगता है बाहर की तरफ, उसको मेंटेन, ऑस्मोलरिटी मेंटेन करने के लिए। तो जब होता है तो देखो स्टार्ट 300 मिली ऑस्मोल मोल इनवर्स से होता है, मोल लीटर इनवर्स से होता है। एंड ये जब इसी तरीके से मूव करता है तो ये बढ़ते 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 कहाँ तक आ जाता है, बेसिकली 1200 मिली ऑस्मोल मोल लीटर इनवर्स पे आ जाता है। इसी टाइम पे कुछ टाइम में क्या होता है बेसिकली, अब यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है। पानी के आने की वजह से ये जो हमारा एरिया होता है काफ़ी डाइल्यूट हो जाता है। हमें तो देखो पानी ज़्यादा लॉस करना नहीं है, हमें डाइल्यूट नेचर चाहिए ही नहीं, हमें कैसा नेचर चाहिए, कॉन्सनट्रेटेड यूरिन चाहिए। तो कॉन्सनट्रेटेड यूरिन करवाने के लिए हमारा जो कलेक्टिंग डक्ट होता है, हमारा कलेक्टिंग डक्ट कुछ अमाउंट में यूरिया सिक्रीट करने लगता है। ये यूरिया सिक्रीट होकर के डिसेंडिंग वासा रेक्टा में जाता है एंड फिर यहाँ से हमारे पास असेंडिंग वासा रेक्टा में जाता है। जब ये वापस से क्या होता है, हमारे मेडुलरी इंटरस्टिशन में इसी तरीके से यूरिया इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो यहाँ से वापस से वाटर का वही सिक्रेशन होता है। इस तरीके से जो हमारा ये यूरिन होता है, यूरिन जो रहता है काफ़ी कॉन्सनट्रेटेड हो जाता है, पानी यहाँ से रीअब्जॉर्ब होते रहता है। तो ये हमारा काउंटर करंट मैकेनिज्म इस तरीके से पानी के लॉस को हमें बचाता है, ठीक है। अब आगे जो हमारा है वो देखते हैं। अब हम अब पढ़ेंगे किस तरीके से हमारी किडनी और फंक्शन करती है एंड रेगुलेट करती है हमारे बॉडी टेम्परेचर को। एक सेकेंड, किस तरीके से करती है, तो फिल्ट्रेट का ये तुमने देख लिया किस तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं। अब हम ये देखने वाले कि कैसे हमारी किडनी जो रहती है रेगुलेट करती है किडनी के फंक्शन को कैसे रेगुलेट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं मैकेनिज्म में। सबसे पहला हमारा हाइपोथैलेमस, दूसरा जेजीए सेल एंड तीसरा हार्ट की सेल्स, ठीक है। तो ये 3 सेलर सेल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हाइपोथैलेमस की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले हम हाइपोथैलेमस की बात करेंगे। तो अगर हमारा जीएफआर काफ़ी कम है और ब्लड वॉल्यूम भी काफ़ी कम है तो इसको मेंटेन करने के लिए हाइपोथैलेमस सिग्नल पहुंचाता है न्यूरो हाइपोफाइसिस को। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ न्यूरो हाइपोफाइसिस आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं बता दूं तो न्यूरो हाइपोफाइसिस का मतलब होता है एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी न्यूरो हाइपोफाइसिस के अंदर आती है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या होता है, यहाँ पे रिलीज होता है एडीएच, एंटीडिट्रिक हार्मोन, जो ड्यूरेसिस को कंट्रोल करता है। एडीएच का फुल फॉर्म और भी एक नाम होता है, इसका नाम है वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन रिलीज़ होता है, रिलीज़ होते ही ये H2O का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देती है, ठीक है। और तब जा कर के हमारा ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ जाता है एंड साथ ही साथ हमारा जीएफआर जो रहता है वो भी बढ़ जाता है। तो ये पहला तरीका हो गया कि किस तरीके से हाइपोथैलेमस हमारा रोल निभाता है। दूसरा तरीका वो देख लेते हैं। दूसरे तरीके में हमारा यूज़फुल होता है जेजीए सेल। जेजीए सेल किसके थ्रू करता है, रास मैकेनिज्म के थ्रू करता है। इस मैकेनिज्म का नाम ही रास मैकेनिज्म। रास का फुल फॉर्म बोले तो बोलता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। रेनिन, क्या मैंने बोला, रेनिन एल्डोस्टेरॉन, कहीं लिखा नहीं है ना, चलो मैं यहाँ लिख ही देती हूँ। रास का फुल फॉर्म होता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन समझ में नहीं आ रहा होगा ना,
प्रोजेस्टेरॉन सिस्टम तो आगे लिख ही लोगे तुम। ये होता है रेनिन का फुल फॉर्म। कैसे करता है, मैकेनिज़्म की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, बेसिकली इसमें भी सेम है कि हमारा GFR काफ़ी लो होता है, GFR लो होता है एंड हमारा ब्लड वॉल्यूम भी काफ़ी लो होता है। तो कैसे करता है ये, सबसे पहले क्या करता है, हमारी JG सेल एक्टिव हो जाती है, JG सेल एक्टिव हो जाती हैं एंड यही JG सेल सिक्रीट करती हैं रेनिन सिक्रीट करती हैं। इस रेनिन का काम क्या होता है, ये रेनिन सबसे पहले क्या करता है, तीन चीज़ों का सबसे पहले रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिन देखो मैं AG लिख रही हूँ, ठीक है, एंजियोटेंसिन AT लिखूँ क्या, एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है, फिर फर्दर एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। ये एंजियोटेंसिन 2 तीन काम करती हैं। सबसे पहले ब्लड वॉल्यूम को ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा देती है वैसो कॉन्ट्रैक्ट करके, ठीक है। दूसरी चीज़ ये क्या करती हैं, एंजियोटेंसिन सिक्रीट कराती हैं, ये बीच में लिखो क्या, ये ऐसा कर देती हूँ। दूसरा एंजियोटेंसिन सिक्रीट कराती हैं, एक सेकेंड, एंजियोटेंसिन सिक्रीट कराती हैं। सिक्रीट कराने के बाद ये वाटर का एब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन और आयंस H+ का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा देते हैं। तीसरा काम क्या करती हैं, ये हमारा जो PCT होता है, PCT में रीएब्जॉर्प्शन करा देती हैं पानी का, रीएब्जॉर्प्शन किसका, पानी का रीएब्जॉर्प्शन करा देती हैं, ग्लूकोज का रीएब्जॉर्प्शन करा देती हैं। इसकी वजह से भी जो GFR होता है, अरे यार, इसकी वजह से भी GFR जो रहता है वो बढ़ जाता है और ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। तो ये काम हमारा क्या करवाता है, रास मैकेनिज़्म कराता है। थर्ड हम सिस्टम समझते हैं जिसका नाम है ANF, यानी कि हमारा हार्ट कैसे रोल निभाता है वो देखो। हार्ट का रोल बिल्कुल अपोजिट होता है। हार्ट तब, ये थर्ड है, हार्ट कब रोल करता है, जब पहले से GFR और ब्लड वॉल्यूम पहले से ज़्यादा रहता है, तो हमें इसको कम करना है, और कम करने के लिए किसका रोल होता है, हमारे हार्ट का। तो हार्ट क्या करता है, ANF सिक्रीट करता है, एंटीन्यूट्रिक फैक्टर सिक्रीट करता है, जो आगे जो ये सब जो काम आती हैं करने को, जैसे कि एंजियोटेंसिन को रोक देता है, रास मैकेनिज़्म को रोक देता है, एंड कॉन्स्ट्रिक्टर के जगह ये ब्लड वॉल्यूम्स को डायलेट कर देता है, डायलेटर की तरह, ठीक है, ये सब कंट्रोल कर लेता है, ठीक है, समझ गए। ये थर्ड हमारा कंप्लीट होता है। तो मैं NCERT को ऑलवेज क्लीन रखना चाहती हूँ फॉर योर अटेंशन, कि तुम्हें अच्छे से समझ में आए, ठीक है। मैं समझा करके देखो मैं रेस भी कर दे रही हूँ, बिकॉज ठीक है, अगर तुम्हें चाहिए NCERT की PDF तो तुम मुझसे मांग सकते हो। चलो आ जाओ। फंक्शनिंग किडनी की एफिशिएंसी होती है किस किस की वजह से, हाइपोथैलेमस, JGA सेल और हार्ट की वजह से। सबसे पहला ऑस्मो रिसेप्टर हमारे बॉडी में क्या करते हैं, एक्टिवेट होते हैं जब ब्लड के वॉल्यूम में कोई चेंज आता है, या बॉडी फ्लूइड के वॉल्यूम में कोई चेंज आता है, या आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंजेस आते हैं, तो हमारे पास जो हमारे पास ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं हमारे बॉडी के, वो एक्टिव हो जाते हैं। फिर क्या बोल रहा है, जब बहुत ज़्यादा पानी का लॉस हो जाता है हमारे बॉडी से, तो ये रिसेप्टर अपने आप एक्टिव हो जाते हैं, जो हाइपोथैलेमस पे एक्ट करते हैं। हाइपोथैलेमस क्या करता है, ADS सिक्रीट करता है, और वैसोप्रेसिन जिसका दूसरा नाम होता है वो सिक्रीट करता है। ADS का फुल फॉर्म होता है एंटीड्यूट्रिक हार्मोन, जो कहाँ से सिक्रीट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी से, जिसको कि न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। अब ATH क्या करता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है ट्यूब्यूल्स के पार्ट में, जो ड्यूरेसिस को प्रिवेंट करते हैं, वाटर के लॉस को प्रिवेंट करते हैं। जब बहुत ज़्यादा बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो इस जो ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं स्विच ऑफ हो जाते हैं, ADS रुक जाता है, कंप्लीट द फीडबैक। ADS का इफेक्ट हो सकता है जब किडनी जो रहती है, देखो क्या लिखा है, ADS कैन ऑल्सो अफेक्ट द किडनी फंक्शन बाय इट्स कंट्रिक्टरी इफेक्ट ऑन ब्लड वेसल। बताया था मैंने, कॉन्ट्रैक्ट को भी कर सकती है। दिस कॉज एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, अब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो GFR भी बढ़ जाता है, ब्लड वॉल्यूम भी
बढ़ जाता है। तो ब्लड प्रेशर का बढ़ना भी, ब्लड वॉल्यूम का बढ़ना भी क्या कारण हो सकता है, GFR भी बढ़ जाता है। तो प्लीज़ इसको समझ लेना। दूसरा हमारा आ जाता है JGA। JGA कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल होता है, जो कौन सा सिस्टम करता है, रास सिस्टम करता है। सबसे पहला, अगर GFR और हमारा ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर कम है, मतलब यहाँ पे मैंने बताया था कि जो कम होता है उसको हमें बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्टिव हो जाता है हमारा JG सेल, जो सिक्रीट करता है रेनिन, बताया था मैंने। रेनिन का काम क्या होता है, एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 में, फिर एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 2 में। अब एंजियोटेंसिन 2 क्या करती है, एक पावरफुल वैसो कॉन्ट्रैक्टर होती है, तो सबसे पहले ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और इसकी वजह से GFR भी बढ़ जाता है। अब एंजियोटेंसिन 2 दूसरा काम क्या होता है, ये एड्रेनल कॉर्टेक्स को क्या करते हैं, रेगुलेट और एक्टिव कर देते हैं, जिससे कि एल्डोस्टेरॉन सिक्रीट होता है। अब एल्डोस्टेरॉन का काम क्या होता है, ये देख लो, एल्डोस्टेरॉन का काम होता है सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन डिजिटल पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल यानी कि DCT में। दिस ऑल्सो लीड टू द इंक्रीज, इसकी वजह से भी ब्लड का प्रेशर बढ़ता है एंड GFR बढ़ जाता है। तो इस कॉम्प्लेक्स हमारे मैकेनिज्म को रास मैकेनिज्म कहते हैं। फिर थर्ड आता है हमारे पास ANF वाला मैकेनिज्म, लेकिन इसका जस्ट अपोजिट। ये दोनों बेसिकली ये दोनों एक जैसा काम कर रहे हैं। कब काम करते हैं, जब GFR जो रहता है काफ़ी कम रहता है, वर्क वनली दिस टाइम, ठीक है, वर्क तब करता है। लेकिन ये वाला तब वर्क करता है जब GFR जो रहता है पहले से ज़्यादा रहता है, तब वर्क करता है इसको कम करने के लिए। अब क्या बोल रहा है, इंक्रीज इन, एक सेकेंड, चलो कोई बात नहीं। अब क्या बोल रहा है, एंड इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम ब्लड फ्लो पहले से बढ़ा हुआ है, तो होता क्या है, हार्ट की जो एट्रिया होती है वो रिलीज करती है एट्रियल न्यूट्रिक हार्मोन। एट्रियल न्यूरेटिक हार्मोन क्या होता है, जो काफ़ी अच्छी वैसो डायलेटर होती हैं, ब्लड वेसल को डायलेट कर देती हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। ANF मैकेनिज्म जो रहता है चेक करता है रास मैकेनिज्म को, अगर रास मैकेनिज्म चल रहा है तो उसको रोक देती है, ठीक है। अब हम प्यारे से टॉपिक पे पहुंच चुके हैं, सुशु वाले टॉपिक पे। इट्स अ मिक्सचुरेशन, कैसे आप वॉशरूम करते हो, कैसे क्या आपका मैकेनिज्म होता है, कहाँ स्टोर रहता है, वो सब पढ़ने वाले हैं। यूरिन फॉर्म होता है नेफ्रॉन में, अल्टीमेट ये जाता है यूरिनरी ब्लैडर में स्टोरेज के लिए, एंड वहाँ से अगर हमें वॉलंटरी सिग्नल मिलता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, तब जाकर के ये रिलीज़ होता है। ये सिग्नल मिलता है तो हमारा यूरिनरी ब्लैडर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच फील करता है। जब यूरिन पूरे अच्छे तरीके से यूरिनरी ब्लैडर में भर जाता है तो CNS से हमें सिग्नल मिलता है। इसके रिस्पॉन्स में क्या होता है, रिसेप्टर जो कि ब्लैडर के वॉल पे प्रेजेंट होते हैं वो सेंड करते हैं सिग्नल को CNS। इट्स मीन कि जब ये ब्लैडर है, ब्लैडर में सुसु अच्छे से पूरा फिल हो चुका है, जैसे ही यहाँ तक ये फिल हो जाता है, इसके जो वॉल्स होती है ना, ये वॉल्स क्या करती हैं, सिग्नल पहुंचा देती हैं हमारे CNS के पास, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। CNS में जाता है, ये इसके जो होते हैं इनको बोलते हैं कि थोड़ा सा तुम स्ट्रेच फील करो एंड तुम कॉन्ट्रैक्ट हो एंड वो सारी चीज़ें। क्या बोल रहा है, CNS क्या करता है, मोटर मैसेज भेजता है कि कॉन्ट्रैक्शन करो स्मूथ मसल्स का, मतलब समझ रहे हो, यहाँ ब्लड, मान लो कि ये ब्लैडर है, ब्लैडर की वॉल ने बोला कि भाई अब भाई भर चुका हूँ मैं पूरे अच्छे तरीके से, तुम CNS को सिग्नल भेजो। तो इनके वॉल ने CNS को सिग्नल भेजा, ये CNS क्या करते हैं, बोलते हैं कि तुम कॉन्ट्रैक्ट कर दो, मतलब उनके मसल्स को कहते हैं तुम अब स्मूथ मसल्स तुम लोग कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ, स्मूथ मसल्स को कहते हैं तुम लोग कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो साइमल्टेनियसली क्या होता है, यूरेथ्रल स्पिंक्टर्स काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं। तो साइमल्टेनियसली बोला, तो इसके साथ क्या होता है, यूरेथ्रल के जो स्पिंक्टर्स होते हैं, स्पिंक्टर्स वो रिलैक्स्ड हो जाते हैं। प्लीज़ इसको मेंशन करके अच्छे से समझ जाना कि कौन कॉन्ट्रैक्ट होता है कौन रिलैक्स होते हैं। तो स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एंड हमारा यूरेथ्रल स्पिंक्टर्स क्या करते हैं, रिलैक्स होते हैं, जिसके बाद हमारा यूरिन जो रहता है बाहर आ जाता है, रिलीज हो जाता है। इस प्रोसेस को ही हम मिक्सचुरेशन कहते हैं और इसमें किसका रोल होता है, न्यूरल मैकेनिज्म का, इसीलिए हम इनको मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स कहते हैं। एंड अडल्ट ह्यूमन की बात करें तो 1 से 1.5 लीटर यूरिन पर डे वो निकालता है, यूरिन बनता है और उसका कलर लाइट येलो कलर का होता है एंड काफ़ी
फ्लूइड होता है तो स्लाइटली पीएच इसका पीएच 6 की तरफ जाता है एंड कैरेक्टरिस्टिक अडोर थोड़ा सा स्मेल भी होता है। ऑन एन एवरेज ये तुमसे क्वेश्चन पूछता है कि 25 से 30 ग्राम यूरिया एक्सक्रीट आउट होता है पर डे हमारे यूरिन के साथ। वेरियस कंडीशन होते हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं यूरिन को। एनालिसिस ऑफ यूरिन, देखो अगर यूरिन के डायग्नोसिस करते हैं किसके लिए, कुछ डिसऑर्डर्स को डिटेक्ट करने के लिए, माल फंक्शन ऑफ किडनी को देखने के लिए, तो अगर हमारे इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे एमसीक्यू में क्वेश्चन आ चुका है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, हाँ, तो वो चीज़ हमें यूरिन में भी दिखती है। तो यूरिन में अगर ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाए उसको ग्लूकोसूरिया कहते हैं, कीटोन बॉडी ज़्यादा हो जाता है उसको कीटोन्यूरिया कहते हैं, जो कि इनएडिकेट होता है। इसके बाद क्या हो सकता है, हमें डायबिटीज़ मेलाइटस का प्रॉब्लम हो सकता है। अब अदर ऑर्गन का रोल भी देख लेते हैं, कैसे ऑक्सीडेशन में काम आता है, मतलब कैसे हम एक्सक्रीशन इट्स मीन के वेस्ट प्रोडक्ट को और हमारे बॉडी से निकालने में कौन कौन से अदर जो ऑर्गन्स होते हैं उनका रोल होता है। सबसे पहले किडनी का रोल तो होता है, तुमको पता है, लंग्स भी रोल निभाता है, लीवर भी रोल निभाता है, हमारी स्किन भी काम करती है, पसीना आता है, स्किन भी काम करती है हमारे एक्सक्रीटिव वेस्ट को एक्सपेल्ड आउट करने में। सबसे पहला हमारा लंग्स किस तरीके करता है, किडनी तो तुमने देख ही लिया। लंग्स जो रहते हैं लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 200 ml पर मिनट सिक्रीट आउट करते हैं एंड सिग्निफिकेंटली क्वांटिटीज ऑफ वाटर एवरी डे। दूसरा हमारे पास है लीवर लार्ज अमाउंट में क्या होता है, लीवर जो रहता है लार्जेस्ट ग्लैंड होता है और बाइल सिक्रीट करता है। तो बाइल में ही क्या होता है, बिलीरुबिन होता है, बिलवर्डिन होता है, कोलेस्टेरॉल होता है, ग्रेडेड अमाउंट में स्टेरॉइडल हार्मोन्स होते हैं, वाइटामिन होते हैं, ड्रग्स होते हैं। मोस्ट ऑफ दीज सब्सटेंस अल्टीमेटली पास्ड आउट अलोंग द डाइजेस्टिव वेस्ट। तो ये सब क्या करते हैं, डाइजेस्टिव वेस्ट के साथ भी पास आउट कर जाते हैं। तीसरा हमारी स्किन रोल निभाती है, तो स्किन के साथ स्वीट होता है, स्वीट यानी पसीना, स्वेट एंड सिबाशियल ग्लैंड की मदद से भी क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है। स्वीट क्या करता है, पसीना ग्लैंड स्वीट ग्लैंड क्या करते हैं, पसीना निकालते हैं। पसीने में क्या होता है, पानी होता है जिसके साथ सोडियम होता है, कुछ अमाउंट में यूरिया भी एक्सपेल्ड आउट होता है एंड कुछ अमाउंट में लैक्टिक एसिड भी होता है। थ्रू द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट इज फैसिनेट द, स्वीट का फंक्शन बता रहा है कि क्या करता है, बेसिकली फैसिनेट करता है और इफेक्ट कूलिंग इफेक्ट पहुंचाता है हमारे बॉडी के सरफेस पे, और साथ ही साथ वेस्ट मेंशन जो ऊपर दिखाई दे रहे हैं ये सब उनको भी बाहर निकालता है। सिबैशियल ग्लैंड का काम क्या होता है, बेसिकली यह क्या करता है, स्टेरॉइड कार्बोहाइड्रेट वैक्सेस को सीबम के थ्रू बाहर निकालता है। ऑयली प्रोवाइड अ प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग फॉर द स्किन। डू यू नो द स्मॉल अमाउंट में नाइट्रोजनस वेस्ट कोड ऑल्सो एलिमिनेट थ्रू द सलाइवा टू, बिल्कुल पता है, सलाइवा के थ्रू भी बहुत सारे ऐसे नाइट्रोजनस वेस्टेज होते हैं जो बाहर निकलते हैं। अब हम डिसऑर्डर पढ़ेंगे, आफ्टर डिसऑर्डर ये चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहला हमारा डिसऑर्डर क्या बोल रहा है, यूरेमिया, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, यूरेमिया भी है, ठीक है। तो यूरेमिया क्या होता है, तुमने पढ़ा भी है कि जब यूरिक एसिड है, देखो ये इंपॉर्टेंट है कि जब कीटोन बॉडी निकलता है उसको कीटोन्यूरिया कहते हैं, जब ग्लूकोज बॉडी निकलता है उसको ग्लाइकोसूरिया कहते हैं, जब यूरिया हमारे ब्लड में ज़्यादा हो जाता है तो उसको यूरेमिया कहते हैं। काफ़ी हार्मफुल ये इफेक्ट होता है, इसकी वजह से हमारी किडनी फेल भी हो सकती है। अगर किडनी फेलियर के चांसेस ज़्यादा तो हीमोडायलिसिस आप कराओ, ठीक है। अगर यूरिया ज़्यादा है हमारे ब्लड में तो हीमोडायलिसिस करा करके यूरिया को आप बाहर निकाल सकते हो। इस प्रोसेस में होता क्या है, ब्लड को क्या करते हैं, एक कन्वेंट्री आर्टरी की मदद से डायलिसिस यूनिट में डाल देते हैं जिसको कि आर्टिफिशियल किडनी का नाम दिया जाता है। अब उस ब्लड को ड्रेन कर दिया जाता है आर्टरी की मदद से डायलिसिस यूनिट में, लेकिन उसमें हम एंटीकोगुलेंट डालते हैं जिसका नाम है हेपेरिन। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है क्या डालते हैं, तो हेपेरिन डालते हैं। यूनिट कंटेन अ कोल्ड सेलोफेस। अब जो यूनिट है उसमें क्या होता है, सेलोफेस की एक ट्यूब प्रेजेंट होती है, वह फ्लूइड से सराउंड होती है, उसको हम डायलिसिस फ्लूइड करते हैं। एंड सेम कंपोजिशन हमें प्लाज्मा में देखने को मिलता है, लेकिन फ़र्क इतना होता है कि नाइट्रोजनस वेस्टेज नहीं प्रेजेंट होता यहाँ पे। द porous cellophane membrane of the tube allow the passage of molecule based on concentration gradient की मदद से जाने देता है। नाइट्रोजनस वेस्टेज जो रहते हैं एब्सेंट होते हैं डायलिसिस फ्लूइड में, तो these substance freely move out therefore clearing the blood। देखो होता क्या है, एक बात बताती हूँ। हमारा ये ब्लड है जिसमें कि यूरिया प्रेजेंट है, अब हमारे पास ये है, जो भी यूनिट इसमें दिखाई दे रही है वो सेम चीज़ इसमें होता है, प्लाज्मा में होता है, हर चीज़ जो प्लाज्मा में रहता है, लेकिन सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्टेज यहाँ पे नहीं दिखाई दी है। तो ये हाई लो कॉन्सेंट्रेशन हो गया, ये हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा, तो यहाँ से ब्लड जब यहाँ जाता है
तो क्या होता है यहाँ पे हेपेरिन हम डाल के भेजते हैं कि एंटीकोगुलेट ना हो जाए ब्लड। तो यहाँ अब यहाँ से जब क्लीन ब्लड जो रहता है वो वेन की मदद से वापस से ह्यूमन बॉडी में डाल दिया जाता है और उसमें आफ्टर एडिंग द एंटी हेपेरिन। इस मेथड में थाउजेंड्स ऑफ द यूरेमिया पेशेंट जो रहते हैं ठीक हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन आपको परमानेंटली इसका सॉल्यूशन चाहिए तो किडनी ट्रांसप्लांट करवा सकते हो जब आपका रेनल फेल होता है, यानी किडनी फेलियर जब देखने को मिलता है। फंक्शनिंग किडनी की इज यूज टू ट्रांसप्लांट बाय द डोनर, प्रेफरली क्लोज रिलेटिव से आप करा सकते हो। ठीक है ठीक है ठीक है। सबसे पहले इम्यून सिस्टम देख करके कराना होस्ट का, क्योंकि रिजेक्शन ज़्यादा हो जाते हैं किसकी वजह से, हमारे CMI सेंट्रल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम की मदद से कभी कभी फेलियर देखने को मिलता है अगर मैच नहीं होता तो। फिर रेनल कैलकुलाई से हमारे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो यहाँ से मैचिंग के क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, डिजीज़ के क्वेश्चन अक्सर मैचिंग में ही आते हैं। तो रेनल कैलकुलाई मतलब जब स्टोन या फिर ऑक्जिलेट आयन इकट्ठा हो जाता है किसमें, क्रिस्टलाइन सॉल्ट में हमारे विद इन द किडनी, तो इसको हम रेनल कैलकुलाई कहते हैं। ग्लोमेरुलोनेफ्रोडिया क्या होता है, ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिस मतलब होता है कि इन्फ्लामेशन हो जाता है ग्लोमेरुलाई। ग्लोमेरुलस मतलब तुमको पता ही है, ग्लोमेरुलस अगर बोल रहे हैं तो ग्लोमेरुलस ही इसका मतलब होगा। एंड नेफ्रिटिस बोल रहा है तो नेफ्रिटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। मतलब जहाँ पे भी नेफ्रिटिस वर्ड तुमको देखेगा तुम समझ जाना यहाँ पे इन्फ्लामेशन की बात कर रही है, तुम्हारा कुछ फूल गया है। ठीक है, सो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, एंड चलो अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ पढ़ते हैं। इससे पहले मैं #3 लिखना चाहूँगी। 3rd चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है एक्सक्रीटरी। ठीक है, अब हम जा रहे हैं कहाँ पे, लोकोमोशन की तरफ। समझ में नहीं आ रहा ना, जो मैं बोल रही हूँ तुम वो समझ जाओ ना, तो तुम्हें ये समझने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरी वॉइस समझ में आ रही है ना, सिनफ यार, लोकोमोशन। ठीक है, अब फर्दर इसको पढ़ेंगे। चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं हमारा लोकोमोशन चैप्टर 4 #। ठीक है, बिना किसी लेट किया हो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लोकोमोशन का मतलब सिंपली इतना होता है जब मूवमेंट होती है, मूवमेंट ऑफ हाथ पैर और हाथ पैर के साथ साथ प्लेस चेंज होता है। यहाँ पे प्लेस भी चेंज होगा तब इसको लोकोमोशन कहते हैं। मूवमेंट का सिर्फ मतलब इतना होता है जब हाथ और पैर एक जगह स्थिर होके, यानी कि स्टैटिक्स रूप में क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, उसको मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। मूवमेंट जो रहता है वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर होता है लिविंग बींग्स का। एनिमल्स मूवमेंट करते हैं काफ़ी ज़्यादा रेंज में, जैसे कि स्ट्रीमिंग, प्रोटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग होती है, अमीबा करता है, सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट होता है। सीलिया भी मूव करते हैं, फ्लैजला भी मूव करते हैं, टेंटिकल्स भी मूव करते हैं, जॉ भी मूव करता है, एंड लिम्स भी मूव करते हैं, आईलिड्स भी मूव करते हैं, टंग भी मूव करते हैं। तो मूवमेंट काफ़ी अच्छा है। बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जिसमें क्या होता है, चेंज होता है प्लेस भी और लोकेशन भी। जब लोकेशन चेंज होता है तो उसको लोकोमोशन कह देते हैं। जैसे कि वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग, जितने भी होते हैं लोकोमोटरी मूवमेंट होते हैं जिसमें लोकेशन भी चेंज हो रहा है। लोकोमोटरी मूवमेंट जो रहता है वो अलग नहीं होता। और ये मूवमेंट को क्या लिखा हुआ है, लोकोमोटिव स्ट्रक्चर नीड नॉट बी डिफरेंट फ्रॉम दोज अफेक्टिंग अदर टाइप ऑफ मूवमेंट। एग्जाम्पल में पैरामीशियम की बात करें तो पैरामीशियम में देखो, ये मान लो पैरामीशियम में इतने छोटे छोटे सीलिया इसके प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, कहीं फूड देखते हैं तो इसको छन्नी की तरह, वो जो नहीं चलता नाव की, उसके तरीके मूव करा के फूड के पास पहुंच जाते हैं। तो फूड के लिए ये थ्रू द साइटोफैरिंग्स ये मूव करते हैं, अपने प्लेस को भी चेंज करते हैं, इसको लोकोमोशन कहते हैं। हाइड्रा की बात करते हैं तो हाइड्रा के पास टेंटिकल्स होते हैं। हाइड्रा देख रहे हो, हाइड्रा के पास मान लो टेंटिकल्स होते हैं, तो टेंटिकल्स का मूवमेंट तुम देखते हो तब ये कोई प्रे आ जाता है, कोई भी इनका खाने वाला चीज़ आ जाता है तो ये वहाँ जा कर के लोकोमोशन का यूज़ करके उसको कैप्चर करने लगता है। ये भी अगर हम लिम्स की बात करें, मतलब हाथ और पैर की बात करें, तो पोस्चर को भी चेंज करते हैं, लोकोमोशन उसी तरीके का है। तो ऊपर के स्टेटमेंट से हमको इतना समझ में आ गया कि जो मूवमेंट होता है वो लोकोमोशन हो सकता है। लोकोमोशन, लेकिन देखो, ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट, लेकिन ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। समझ रहे हो? समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। जैसे कि एक बॉल है, इस बॉल को मैं यहीं खड़े हो करके बस ऊपर नीचे, नॉट एनी प्लेस चेंज,
सिर्फ यहाँ है, या मैंने मान लो एक होल कर दिया, मैं यहाँ पे एक होल कर दी, अब बॉल को यहीं ले जा रही हूँ, इस बॉल को ऊपर ले जा रही हूँ, नीचे ला रही हूँ, ऊपर ले जा रही हूँ, नीचे ला रही हूँ, तो ये एक तरीके का लोकोमोशन नहीं है, सॉरी मूवमेंट है। व्हाट इज इट? इट्स अ मूवमेंट। लेकिन जब मैं सेम बॉल को यहाँ ले जाती हूँ, फिर इसको यहाँ ले जाती हूँ, फिर इसको यहाँ वापस से ले आती हूँ, फिर मैं इसको यहाँ ले जाती हूँ, तो ये जो हो रहा है इट्स अ लोकोमोशन। तुम लोकोमोशन का डिफरेंस समझ पाए? लोकोमोशन का डिफरेंस समझ पाए? लोकोमोशन का मतलब लोकेशन चेंज होना है। लोकोमोशन का शॉर्ट फॉर्म है, यहाँ लोको से ले याद कर लो लोकेशन। जब लोकेशन चेंज होता है तो समझ जाओ कि ये लोकोमोशन हो रहा है। समझ गए? और ये डेफिनेशन हमेशा याद रखना। मेथड ऑफ लोकोमोशन परफॉर्म बाय द एनिमल यूजिंग द हैबिटेट एंड डिमांड ऑफ द सिचुएशन। अब बेसिकली लोग इधर से उधर मूव क्यों करते हैं? एनिमल्स मूव क्यों करते हैं? हैबिटेट घर ढूंढने के लिए, और डिमांड ऑफ सिचुएशन जिस समय पे उनको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है। जनरली किस वजह से हो सकता है? खाने के लिए, रहने के लिए, मीटिंग पार्टनर ढूंढने के लिए, ब्रीडिंग ग्राउंड ढूंढने के लिए, फेवरेबल कंडीशन जहाँ मिल जाता है वहाँ जाते हैं, और अपने प्रेडेटर या फिर एनिमी से बचने के लिए वो लोग मूवमेंट करते हैं। मूवमेंट कितने टाइप के होते हैं? बेसिकली मूवमेंट 3 टाइप के होते हैं। पहला मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा एमेबॉइड मूवमेंट, दूसरा सीलियरी मूवमेंट, तीसरा मस्कुलर मूवमेंट। एमेबॉइड मूवमेंट देखो जहाँ देखने को मिलता है, एग्जाम्पल तुम रट लेना, पहला है मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट्स, दूसरा है साइटोस्केलेटन लाइक जैसे कि माइक्रोफिलामेंट्स, ठीक है ये, ठीक है। माइक्रोफेजेस तुमको पता है जहाँ जहाँ चोट लगी रहती है बेसिकली WBC यहाँ आ जाते हैं, WBC ल्यूकोसाइट वहाँ आ जाते हैं। मैक्रोफेजेस भी वही टाइप के सेल्स होते हैं, WBC के अंदर ही आते हैं, जो कि कहाँ जहाँ जहाँ बेसिकली फॉरेन पार्टिकल्स एंटर किया मैक्रोफेजेस आ जाते हैं इनको खाने के लिए। तो ये भी मूव करते रहते हैं अमीबा की तरह, इधर उधर, इनका कोई फिक्स ऑर्बिटल या पेस नहीं होता जहाँ पे वही जाएंगे वो। सीडोपोडिया की मदद से स्ट्रीमिंग करते हैं प्रोटोजोम। एमेबॉइड जानते हो तुम? अमीबा के बारे में तुमको पता होगा, कैसा भी इसका शेप बना दो अमीबा इस तरीके का होता है। ये सीडोपोडिया के तरीका मूव करता है, मतलब इधर जाता है कहीं इधर जाता है, इसका शेप कभी ऐसा हो जाता है कभी वैसा हो जाता है, मतलब कि हमेशा चेंज करता रहता है। तो इसी तरीके से मूवमेंट भी होता है कि कभी कभी ऐसा मूवमेंट शो करता है तो कभी वैसा मूवमेंट शो करता है। फिर साइटोस्केलेटल एलिमेंट माइक्रोफिलामेंट में तुम इस तरीके का देख सकते हो कि ये भी एक एमेबॉइड मूवमेंट है। सेकंड आता है सीलियरी मूवमेंट। सीलिया की मदद से मूव कराना इस नोन एज सीलियरी मूवमेंट। सीलियरी एपिथेट भी इसको कहते हैं। एनिमल किंगडम में पढ़ा था, एनिमल टिश्यू में तुमने पढ़ा था, एनिमल टिश्यू में सीलियरी मसल्स के सीलियरी मूवमेंट के बारे में पढ़ा था, किस तरीके से फिलोपियन ट्यूब में मूवमेंट होता है। फिलोपियन ट्यूब में क्या होता है? सीलिया छोटे छोटे प्रेजेंट होते हैं जो ओवा के ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं। ये हमारा मान लो फिलोपियन ट्यूब है, फिलोपियन ट्यूब ओवा आया, ओवा को ये स्ट्रीम करा करा के यहाँ लेकर के आते हैं, मतलब कि मूवमेंट में ये हेल्प करता है काफ़ी अच्छे तरीके से। तो इसका पहला एग्जाम्पल हो जाता है पैसेज ऑफ ओवा इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। दूसरा एग्जाम्पल हमारे हो जाता है ट्रैकिया। ट्रैकिया में क्या होता है? छोटे छोटे सीलिया के पार्टिकल्स प्रेजेंस होते हैं जो डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करने में हेल्प करते हैं और ट्रैक कर लेते हैं फॉरेन सब्सटेंस को। थर्ड आता है मस्कुलर मूवमेंट, मसल्स मूव कराता है जैसे कि लिम्ब, जॉ, टंग, मस्कुलर मूवमेंट होते हैं, तुमको अच्छे से पता है। लोकोमोशन रिक्वायर परफेक्ट, देखो लोकोमोशन हो रहा है तो परफेक्ट कोऑर्डिनेशन चाहिए मस्कुलर मूवमेंट का, स्केलेटल का भी और न्यूरल का भी। तो प्लीज़ इस चीज़ को मेंशन कर लेना कि अगर कहीं लोकोमोशन अच्छा करवाना है तो हमें मस्कुलर भी सही चाहिए, स्केलेटल सिस्टम भी सही चाहिए और न्यूरल सिस्टम भी सही चाहिए। बट फिर अगर हम मसल्स की बात करते हैं, किसकी बात? मसल्स की बात करते हैं तो क्या लिखा हुआ है? सीलिया एंड फ्लैजला के अलावा भी बेसिकली मूवमेंट होती है। अब एक चीज़ और याद कर लो कि जो सीलिया एंड फ्लैजला होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के आउटग्रो से ही पैदा हुए होते हैं। सीलिया फ्लैजला जो रहते हैं सेल मेम्ब्रेन के ग्रोथ से ही आए रहते हैं। एक है फ्लैजली मूवमेंट। फ्लैजली मूवमेंट तुम देखते होगे, स्पर्म का जो मूवमेंट होता है वो फ्लैजली मूवमेंट होता है। फ्लैजला की मदद से स्पर्म जो रहता है मूव करता है, ठीक है वो। अब दूसरा एग्जांपल फ्लैजली मूवमेंट का, वाटर करंट इन द कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस, एनिमल किंगडम में तुम अच्छे से पढ़ोगे। तीसरा है प्रोटिस्टा में लाइक यूग्लेना में हेल्प करते हैं। अगर मैं मसल्स की स्पेसिफिकली बात करूँ तो मसल जो रहता है ओरिजिनेट होता है मीजोडर्मल ओरिजिन से,
जैसे कि हमारा हार्ट ओरिजिनेट हुआ था, 40 से 50% बॉडी का वेट जो रहता है मसल्स कैरी करता है। तो ये हमारा असर्शन रीजन में से क्वेश्चन बन चुका है नीट में। दे हैव अ स्पेशल प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट है, इससे भी असर्शन रीजन के क्वेश्चन हमारे बन चुके हैं। हमारे मसल्स के पास स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, इसको बोलते हैं एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। ठीक है, ये हमारे मसल की बहुत सारी अच्छाइयाँ होती हैं। मसल को क्लासीफाई कर सकते हैं क्राइटेरिया के बेसिस पे, उनके लोकेशन के बेसिस पे, कैसे दिखते हैं उनके बेसिस पे, नेचर ऑफ रेगुलेशन ऑफ देयर एक्टिविटी, वो किस तरीके से काम करते हैं उसके बेसिस पे। लोकेशन के बेसिस पे अगर बताऊं तो 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहला स्केलेटल मसल, दूसरा हमारे पास विसरल या स्मूथ मसल, तीसरा होता है कार्डियक मसल। कार्डियक से नाम से तुम अच्छे समझ जाओगे कि कार्डियक की बात हो रही है, यानी कि हार्ट के पास ही होगा। स्केलेटल से तुम समझ सकते हो कि स्केलेटल मसल्स की बात हो रही है, तो इसका मतलब है ये मतलब बाहर की एक मसल है, तो इसके सबसे पास प्रेजेंट होगा, स्केलेटल से जुड़ा होता है। एंड विसरल यानी बात हो रही है तो बॉडी के अंदर के ऑर्गन से कनेक्टेड होती है, ऑर्गन से, इससे समझ रहोगे तुम, विसरल या स्मूथ मसल। तो तीनों के नाम से पता चल गया कहाँ लोकेशंस के बेसिस पे। तो स्केलेटल मसल को ध्यान से समझना। स्केलेटल जो कंपोनेंट होता है बॉडी का, इसके पास स्ट्राइपेशन मौजूद होते हैं, यानी कि लाइट एंड डार्क स्ट्रैंड्स प्रेजेंस होते हैं, इसको स्ट्राइटेड मसल कहते हैं। वॉलेंट्री कंट्रोल में होता है कि हम इसको अपने से कंट्रोल कर सकते हैं। लोकोमोशन में भी इसका काम होता है। बॉडी के पोस्चर के चेंजेस में भी इसका मेन रोल होता है। अपने हाथ पैर हिला रहे हैं अपने मर्जी से, इसका मतलब ये स्केलेटल मसल से बना हुआ है। जिसको हम अपने मर्जी से मूव करा पाते हैं, समझ जाओ स्केलेटल मसल से वो बना हुआ है। ठीक है, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, ओके। फिर बात करते हैं विसरल मसल की। विसरल का मसल का मतलब स्मूथ मसल भी होता है, इनके पास स्ट्राइशन प्रेजेंट नहीं होते, ये वॉलेंट्री होते हैं, वॉलेंट्री कंट्रोल नहीं होते हैं, ये इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं, हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, गैमेट थ्रू द जेनिटल ट्रैक्ट, ये सब अपने आप ही होता है। फिर कार्डियक मसल की बात करें तो कार्डियक से तुम समझ पा रहे हो कि यहाँ मसल्स ऑफ हार्ट की बात हो रही है। ये स्ट्राइएशन शो करते हैं, स्ट्राइएशन शो करते हैं। इसके साथ साथ इनके पास एक और प्रेजेंट होता है जिसको इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं। क्या बोलती हूँ मैं? इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होते हैं। एंड सिंस्टेशियल कंडीशन होता है, मतलब ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, इनके पास स्ट्राइएशन प्रेजेंट होते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शन के होते हैं, नर्वस सिस्टम डज नॉट कंट्रोल देयर एक्टिविटी, इनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। हमें इस पूरे चैप्टर में सिर्फ स्केलेटल मसल के बारे में पढ़ना है। सबसे पहला, अगर मैं बात करूँ एक मसल को, अगर मैं देखती हूँ, मैं यहाँ पे टुकड़ों में डिवाइड करके बताऊँगी। एक मसल को जब मैं देखती हूँ तो सबसे पहले हमें दिखाई देता है फैजिकल्स। ये फैजिकल्स तुम देख पा रहे हो, इसको हम कहते हैं फैजिकल्स। फैजिकल्स या फिर मसल के बंडल्स कहते हैं, मसल बंडल या फिर फैजिकल्स है। ये सब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं फैजिया की मदद से। इसमें इको सिस्टम का हो क्या है चलो आ जाओ। अरे नहीं यार, कोई एक फैमिली मेम्बर आ गए थे। चलो मैं बताती हूँ। सबसे पहले तुमने देखा एक मसल के बाहरी स्ट्रक्चर को, तो अंदर तुम्हें दिखाई दिया बहुत सारे फैजिकल्स। इन फैजिकल को एक दूसरे से कनेक्ट करने वाला प्रेजेंट होता है फैजिया। एक फैजिकल को जब हमने बाहर निकाला, इस फैजिकल्स के अंदर बहुत सारे मसल बंडल दिखाई दिए। अब एक मसल बंडल्स को मैंने जब बाहर निकाला तो इस मसल बंडल के बाहरी स्ट्रक्चर हमको क्या दिखाई दिया? सार्कोलेमा। सार्कोलेमा मसल्स के बाहरी स्ट्रक्चर को हम सार्कोलेमा कहते हैं, तो सार्कोलेमा मुझे दिखाई दिया। इसके अंदर साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी था। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसा होता है ना, वैसे मसल्स के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम का स्टोर बॉक्स होता है, इसके पास इतना ज़्यादा कैल्शियम भरा होता है कि मैं बता भी नहीं सकती। इसके बाहर की लेयर को सार्कोलेमा कहा जाता है। जब इसके अंदर मैंने स्ट्रक्चर देखा तो इसके अंदर मायोफिलामेंट्स या फिर मायोफाइब्रस दिखाई दिए, जो कि डार्क, अगर मैं बताऊँ तो एक था डार्क एंड एक था लाइट बैंड। एक था डार्क, एक था डार्क तो एक था लाइट बैंड। समझे? डार्क और लाइट बैंड अंदर दिखाई देते हैं, जिस तरीके से तुम स्ट्रक्चर देख पा रहे हो।
तो तुमने ये स्ट्रक्चर देख लिया। अब देखो फटाफट से मैं कंप्लीट कराती हूँ। सबसे पहले क्या बोल रहा है, हर एक ऑर्गेनिज्म अगर स्केलेटल एक ऑर्गेनाइज स्केलेटल मसल को तुम अगर देखोगे हमारे बॉडी का वो स्ट्रक्चर, तो तुमको सबसे पहले मसल बंडल या फैजिया देखने को मिलता है। फैजिया को निकाल करके देखो तो एक दूसरे से वो दोनों कनेक्ट होते हैं कनेक्टिव टिश्यू से, जिसका नाम है फैजिया। फैजिकल से वो होता है, ये फैजिया होता है। अब एक मसल बंडल को निकाल के देखोगे तो अंदर मसल बंडल्स की जगह मसल फाइबर्स दिखाई देते हैं। अब ये मसल फाइबर्स, ये इसको फाइबर्स तुम रख लो, मसल बंडल तो ऊपर थे, इट्स अ मसल फाइबर्स, तो मसल फाइबर दिखाई देते हैं। अब हर एक मसल फाइबर्स के अंदर तुम देखोगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होते हैं, इसको सार्कोलेमा कहते हैं। इंक्लोज होते हैं सार्कोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म को यहाँ सार्कोप्लाज्म कहते हैं। अब मसल फाइबर जो होता है सिंक सिस्टम कंडीशन का होता है, मतलब इसके पास बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंस होते हैं, जैसे कि हमको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखने को मिलता है। इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम देते हैं, जो स्टोर हाउस होता है कैल्शियम का। इसको रट्टू तोते की तरह रट लो, आगे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या बोल रहा है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो अंदर देखते हो तो मसल फाइबर दिखाई देते हैं। लार्ज नंबर ऑफ मसल फाइबर जो पैरेलली अरेंज होते हैं साइटोप्लाज्म में, उनको मायोफिलामेंट या मायोफाइब्रिल्स के नाम से जानते हैं। अब हर एक मायोफाइब्रिल अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड में प्रेजेंट होता है। अगर डिटेल में बात करूँ तो ये जो मैंने तुमको डायग्राम बना है इसको प्लीज़ एक बार देख लेना, लाइट एंड डार्क देख लेना। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो स्ट्राइशन किसकी वजह से होते हैं, दो प्रोटीन्स की वजह से होते हैं। प्लीज़ 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 इसको देख लो, किसकी वजह से होते हैं, प्रोटीन की वजह से होते हैं। एक होता है एक्टिन, दूसरा होता है मायोसिन। एक्टिन छोटा है मतलब लाइट होगा, मायोसिन बड़ा है तो मतलब डार्क होगा। प्लीज़ 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 इधर देखो, लाइट बैंड किससे होते हैं, कंटेन से मिले होते हैं। क्या बोल रही हूँ, लाइट बैंड किससे बने होते हैं, एक्टिन से बने होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, आई बैंड कहते हैं। आई बैंड का फुल फॉर्म क्या होता है, आइसोट्रोपिक बैंड। डार्क बैंड क्या होता है, ए बैंड को कहते हैं। ए क्या होता है, अनआइसोट्रोपिक होता है। अनआइसोट्रोपिक किससे मिलकर बने होते हैं, ए बैंड से। अब दोनों ही प्रोटीन रॉड लाइक स्ट्रक्चर से अरेंज होते हैं, जैसा कि तुम इस डायग्राम में तुम देख रहे हो। ये ब्लैक वाला तुम्हें डार्क बैंड दिखाई दे रहा है, इसके बाजू वाला तुमको लाइट बैंड दिखाई दे रहा है, ठीक है, यही है। फिर क्या बोल रहा है, पैरेलल होते हैं एक दूसरे के और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बना लेते हैं, जिसको कि मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। एक्टिन फिलामेंट काफ़ी पतला होता है, इसलिए हम इनको कभी कभी थिन फिलामेंट भी कह देते हैं। एंड मायोसिन फिलामेंट थोड़ा मोटा होता है, इसलिए हम इसको थिक या फिर थिक फिलामेंट भी कह देते हैं। सेंटर में तुम देखते हो आई बैंड। देखो होता क्या है मैं बता रही हूँ, ये तुम देख रहे हो मोटा वाला स्ट्रक्चर, इसको मैं डार्क बैंड, सॉरी इस जो मोटा वाला स्ट्रक्चर देख रहे हो इसको मैं डार्क बैंड कहती हूँ। ब्लैक से बना देती हूँ, तुमको ईजी पड़ेगा। ये हमारा जो दिख रहा है ये डार्क बैंड है, थोड़ा और मोटा। ये जो दिख रहा है ये डार्क बैंड दिखाई दे रहा है, समझ रहे हो, ये तुम्हारा डार्क बैंड है, ठीक है। अल्टरनेटली तुम्हें दिखाई दे रहा है। और ये तुम्हारा एक लाइट बैंड है, ग्रीन वाला जो है एक लाइट बैंड है, ठीक है। ये जो लाइट बैंड है इसको तुम आई बैंड कहते हो, और डार्क बैंड को तुम क्या कहते हो, मायोसिन या फिर ए बैंड कहते हो, ठीक है। तो आई बैंड तुमको दिखाई दे रहा है किस तरीके से, ये लाइट वाला बैंड दिखाई दे रहा है, यहाँ से पूरा स्ट्रक्चर तुम्हें दिखाई दे रहा है। ए बैंड मतलब मोटा वाला पार्ट, जहाँ यानी कि ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है उसको ए बैंड कहते हैं। इन दोनों के बीच में जहाँ सिर्फ मोटा वाला बैंड प्रेजेंट है उसको हम एच जोन कहते हैं, एच जोन कहते हैं। उसके बाद जहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ है आई बैंड एंड ख़त्म हुआ एक वाला, उस पूरे को मिला करके हम सार्कोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्कोमियर कहते हैं, ठीक है। फिर तुमने ये देखा, ये जो जोन दिखाई दे रहा है जो कि साइटो दोनों ही पतले बैंड को अलग करता है अल्टरनेटिव रूप में, उसको हम जेड लाइन के नाम से जानते हैं, ठीक है। किसके नाम से, जेट लाइन के नाम से। वही तुम्हारा यहाँ सब कुछ वही सेम टू सेम बताएगा। सबसे पहले सेंटर पे तुमको आई बैंड दिखाई दे रहा है, इलास्टिक फाइबर, जिसको कि जेट लाइन कहते हैं, जो उन दोनों को बाइसेक्ट करता है। पतला वाला बैंड जो रहता है अटैच होता है जेट लाइन से, मोटा वाला बैंड अटैच होता है आई बैंड से। हेल्ड टुगेदर इन द मिडल पे जिन फाइब्रेशन, जिसको एम लाइन कहते हैं, मतलब बीच में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एकदम ऐसा, तो इसको हम एम लाइन कहते हैं, मिडल लाइन बोल सकते हो, एम लाइन कहते हैं। ए एंड आई बैंड अरेंज होते हैं अल्टरनेटली मायोफाइब्रिल जैसे दिखाई देते हैं। पोर्शन मायोफाइब्रिल का दो सक्सेसिव, क्या लिखा हुआ है, दो सक्सेसिव फंक्शनल जो हमारे मायोफाइब्रिल्स होते हैं उनके बीच वाले जोन को, दो फंक्शनल बीच वाले जोन को हम जेड लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, जेड लाइन कहते हैं। फंक्शनल होते हैं। रेस्टिंग स्टेज में आप देखते हो कि जो एज होता है थिन फिलामेंट का स्लाइड करता है इनके ऊपर, फ्री एंड पे थिक, देखो थिन कभी, देखो मोटे वाले के ऊपर पतला वाला मूव कर सकता है लेकिन मोटा वाला नहीं। तो हमेशा ये याद रखना कि थिक फिलामेंट कहीं नहीं जाता, उसके ऊपर थिन फिलामेंट स्लाइड करता है,
ठीक है, वही बोल रहा है। सेंटर पार्ट तुम दिखाई दे रहे हो एच जोन है, जो ओवरलैपिंग पोर्शन है उसको एच जोन कहते हैं। अब मैं इन्हीं दोनों प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर की बात करूँ, जैसे कि सबसे पहले मायोसिन की बात करूँगी, नहीं, सबसे पहले मैं एक्टिन की बात करूँगी, फिर यहाँ पे दूसरी बार में हम मायोसिन की बात करेंगे। आओ फटाफट से देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या बोल रहा है, सबसे पहले यहाँ पे ये बोल रहा है कि हर एक एक्टिन फिलामेंट, हर एक एक्टिन यानी थिन फिलामेंट दो फिलामेंटस एक्टिन से मिलकर के बनता है, दो फिलामेंटस एक्टिन से मिलकर बनता है जो हेलिकली वाउंडेड होते हैं। मतलब ये तुम देख रहे हो ऐसा रहता है, फिर यही वाला ऐसा रहता है। जब एक दूसरे के पैरेलली ये हेलिकली वाउंड होते हैं, या फिर ऐसा मान लो, ये देख रहे हो, ये इस तरीके से हेलिकली वाउंड होते हैं, तो इनको मिलाकर के एक एक्टिन फिलामेंट बन के रेडी होता है। अब एक जो एफ एक्टिन होता है वो किससे मिलकर के बनता है, तो एक एफ एक्टिन ग्लोबुलर एक्टिन से मिलकर के बनता है। मतलब देखो समझो, मतलब है कि ये तुम देख रहे हो, ये मोती की एक माला है। एक मोती जो होता है, इस एक मोती को जी एक्टिन कहते हैं, ग्लोबुलर एक्टिन। इस पूरे वाले को मिलाकर के हम एफ एक्टिन कहते हैं। ठीक है, एफ एक्टिन कहते हैं जब यहाँ पे दो मोती की माला एक दूसरे से एकदम क्रॉसओवर करती है, हेलिकली वाउंड हो जाती है, इन पूरे स्ट्रक्चर को मिलाकर के हम कहते हैं एक्टिन। क्या कहते हैं, एक्टिन कहते हैं। ठीक है, सब कुछ समझ गए होगे। देखो क्या बोल रहा है, अगर मैं एक्टिन की बात करती क्या पता नहीं क्या हो रहा है अगर मैं एक एक्टिन की बात करती हूँ, तो वो दो एफ फिलामेंटस से मिलकर के बनते हैं जब दोनों हेलिकली वाउंडेड होते हैं। एक एफ एक्टिन किससे मिल करता है, तो पॉलीमर होता है जी ग्लोबुलर एक्टिन के। दो फिलामेंट अनदर प्रोटीन्स के होते हैं, ट्रोपोमायोसिन। देखो फिर उसके बाद इन दोनों के आगे क्या होता है, बेसिकली ऐसा जुड़ा होता है, इन दोनों के आगे नहीं, एक इन दोनों के पैरेलली एक और प्रोटीन मूव करता रहता है जिसका नाम है ट्रोपोमायोसिन, जो काफ़ी पैरेलली रन करता रहता है एफ एक्टिन के। अब इसके ट्रोपोमायोसिन के आगे तीन प्रोटीन जुड़े होते हैं, जो कि मतलब एक और प्रोटीन जुड़ा होता है जो तिनकोना बना के रखता है, जिसको कि हम ट्रोपोनिन कहते हैं। इस तरीके से ये प्रोटीन जुड़े होते हैं, इनको हम ट्रोपोनिन को रेगुलर इंटरवल ऑफ द ट्रोपोमायोसिन के पैरेलली मूव करते हैं। रेस्टिंग पोजीशन पर ट्रोपोमाइन की जो रहता है वो मास्क किया रहता है एक्टिव बाइंडिंग साइट ऑफ मायोसिन की बाइंडिंग साइट को ये अच्छे तरीके से मास्क किया रहता है, जो कि एक्टिन फिलामेंट के ऊपर प्रेजेंट होती है। अब मैं मायोसिन की बात कर रही हूँ। ये जो मायोसिन या फिर थिक फिलामेंट होता है, पॉलीमाइज होता है प्रोटीन का। बहुत सारे मोनोमेरिक यूनिट आते हैं जिसका नाम है मेरोमायोसिन, वो मिल करके एक मायोसिन बनाते हैं। ठीक है, जो थिक फिलामेंट बनाते हैं। हर एक मेरोमायोसिन दो पार्ट इसके पास होते हैं, एक ग्लोबुलर हेड होता है, दूसरा शॉर्ट आर्म होता है, तीसरा टेल होता है, जो मिला करके हैवी मेरोमायोसिन बनाते हैं। मतलब हेड पार्ट और हमारा जो शॉर्ट आर्म रहता है मिल करके क्या बनाता है, हैवी मेरोमायोसिन बनाता है, और जो टेल रहता है वो मिल करके लाइट मेरोमायोसिन बनाता है। हैवी मेरोमायोसिन के कंपोनेंट देख लो तो हेड एंड शॉर्ट होता है। देखो मैंने जैसे बताया तुमको, हेड एंड आउट ग्रो करते रहते हैं, डिस्टेंस दोनों का 90 डिग्री होता है, क्रॉस आर्म बना लेते हैं दोनों। ठीक है, और ग्लोबुलर हेड जो रहता है, देखो जो हेड होता है उसके पास एक्टिव साइट एक होती है, एक्टिव एटीपेज बाइंडिंग साइट होती है। दूसरा हमारे पास एटीपी, वही बोला कि मैंने, क्या प्रेजेंट होता है, एटीपी के लिए बाइंडिंग साइट होती है, दूसरी साइट जो रहती है एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है। तो इसको देख लो, एक्टिन के ऊपर मायोसिन की बाइंडिंग साइट होती है और मायोसिन के ऊपर एक्टिव की बाइंडिंग साइट होती है, तभी एक दूसरे से वो जुड़ पाते हैं। तो इस तरीके से तुम देख रहे हो, ये जो प्रोटीन तुमको दिखा दे रहा है, जो पैरेलली एक जो है इसका नाम है ग्लोबुलर प्रोटीन। अगर हम इसको बहुत सारी मोतियों की माला जोड़ के मिला लेते हैं, दो मोतियों की माला मिला देते हैं, तो इसको हम एफ एक्टिन कहते हैं, जब पैरेलली मूव करते हैं। ठीक है, इसके पैरेलली एक और प्रोटीन मूव करता है जिसका नाम है ट्रोपोमायोसिन। जैसा कि तुम ये स्ट्रक्चर तुम देख पा रहे हो, ये ट्रोपोमायोसिन इसके पैरेलली मूव कर रहा है, ब्लैक वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये पैरेलली मूव करते हैं, इसको ट्रोपोमायोसिन कहते हैं। ट्रोपोमायोसिन के ऊपर पैरेलली या फिर जगह जगह पे क्या होता है, तीन तरीके के एक होते हैं साइट्स, जिसको ट्रोपोनिन कहते हैं। इस ट्रोपोनिन के पास क्या होता है, मायोसिन की एक्टिव बाइंडिंग साइट को ढकने की क्षमता होती है। तो मायोसिन की एक्टिव बाइंडिंग साइट को ये ढक करके रखता है।
फिर अगर सेकेंड स्ट्रक्चर की बात करें जिसका नाम है मायोसिन या मोनोमर जिसका बात करें तो इसके पास दो स्ट्रक्चर होते हैं। पहला तो हेड होता है, हेड के पास एक तो हैवी मेरोमायोसिन होता है। हैवी मेरोमायोसिन में क्या होता है, हेड होता है एंड क्रॉसॉर्म होता है। एंड अगर मैं लाइट मेरोमायोसिन की बात करूँ तो यहाँ पे टेल प्रेजेंट होता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हैवी मेरोमायोसिन के हेड वाले पोर्शन पे, तो हेड वाले पोर्शन के पास दो बाइंडिंग साइट्स होते हैं। पहला एटीपी बाइंडिंग साइट होता है, दूसरा एक्टिव बाइंडिंग साइट होता है, एक्टिन की बाइंडिंग साइट होती है। मैकेनिज्म देख लो कि किस तरीके से हमारा जो मसल्स होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि मोटे वाले के ऊपर पतला वाला ऐसे स्लाइड करता है, जैसे वो स्लाइड करता है मसल जो रहते हैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो? चलो आ जाओ देख लेते हैं। स्लाइडिंग थ्योरी जो होती है वो दी गई थी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर टेकन प्लेस इन स्लाइडिंग थ्योरी, जो कि देखो ये यही इंपॉर्टेंट लाइन है। थिन फिलामेंट जो रहता है थिक फिलामेंट के ऊपर क्या करता है, सर्वाइव करता है या स्लाइड करता है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, स्टार्टिंग देख लो, यहाँ से हो गई है। मसल कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट होता है सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमें सिग्नल मिलता है मोटर न्यूरॉन के द्वारा। मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं, मसल्स फाइबर्स के पास आते हैं, मसल फाइबर से कनेक्ट हो जाते हैं मोटर यूनिट और एक जंक्शन बना लेते हैं जिसको मोटर जंक्शन कहा जाता है। ये जो मोटर जंक्शन, मोटर एंड प्लेट, मोटर न्यूरॉन एंड द सार्कोलेमा ऑफ द मसल फाइबर जिसको कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं, वो एक अपना जंक्शन बना लेते हैं। समझ रहे हो, एक मोटर न्यूरॉन आता है, फिर हमारे मसल की जो सार्कोप्लाज्मिक सार्कोलेमा होती है, इनके मसल्स मिल करके एक मोटर नर्वस क्या बोलते हैं उसको, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बना लेते हैं या फिर मोटर एंड प्लेट बना लेते हैं। ठीक है, एंड प्लेट बनाने के बाद न्यूरो सिग्नल जब पहुंचता है हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर के थ्रू, ये हमारा एक्सॉन टर्मिनल होता है, यहाँ हमारे पास मसल्स होते हैं, एक्सॉन टर्मिनल्स के पास पहुंचा, ये हमारे मसल्स हैं, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, न्यूरो ट्रांसमीटर भरे हुए हैं। न्यूरो ट्रांसमीटर क्या करते हैं, जब हमारे मसल्स के पास पहुंचते हैं, क्या बोल रहे हैं, विच जनरेट द एक्शन पोटेंशियल इन द सार्कोलेमा, जब एक्शन पोटेंशियल यहाँ जनरेट होता है, दिस स्प्रेड थ्रू द मसल फाइबर कॉज द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन इन द सार्कोप्लाज्मा, इंक्रीज इन कैल्शियम आयन टू बाइंडिंग साइट ऑफ कैल्शियम विद सम। देखो सबसे पहला चीज, यहाँ नहीं दिया क्या, होता क्या है, हमारे पास एक्सॉन टर्मिनल है, ठीक है, मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराना है, मोटर न्यूरॉन के थ्रू हमारा सिग्नल एक्सॉन टर्मिनल पे आया, यहाँ हमारे पास मसल्स हैं, इसके अंदर सिनेप्टिक नोड है, इसके अंदर एसिटाइल कोलिन है। एसिटाइल कोलिन जैसे सिग्नल यहाँ मिला, हमारा एसिटाइल कोलिन यहाँ रिलीज़ हुआ, यहाँ रिलीज़ होने के बाद इसके पास जो नोड्स होते हैं यहाँ पहुँचा, जैसे ये एसिटाइल कोलिन इस तक पहुँचता है, हमारे अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम का जो भंडार रहता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हमारा रिलीज़ होता है। जैसे ही रिलीज़ होता है, जो हमारे पास एक यूनिट बनी थी, क्या थी, एक्टिन, एक्टिन के पास मायोसिन की बाइंडिंग साइट थी, किसके पास थी, ट्रोपोमायोसिन के पास, ट्रोपोमायोसिन के पास थी, ट्रोपोमायोसिन की ट्रोपोनिन था, आई थिंक ट्रोपोनिन थी, ट्रोपोनिन की 3 यूनिट थी, तुमको पता है 1, 2 एंड 3। जो ये वाली यूनिट थी, कोई सी भी हो सकती है, जो एक यूनिट थी जो कैल्शियम से बाइंड होना चाहती थी, तो ये जब कैल्शियम से बाइंड होती है, इसकी जो पोलैरिटी होती है वो चेंज होती है एंड ये उठ करके साइड में बाइंड कर जाता है, और यहाँ का जो हमारा मेरोमायोसिन, मायोसिन की जो बाइंडिंग साइड थी ये खाली हो जाती है, खाली हो जाती है। यही लिखा गया है कि क्या होता है, ट्रोपोनिन जो एक्टिन फिलामेंट में मौजूद था वो उसकी अनमार्क्सिंग हो जाती है, मायोसिन की जो बाइंडिंग साइट होती है वो हट जाती है। अब इसको देखो, तुरंत ही मायोसिन अटैच नहीं हो सकता, इसीलिए जो मायोसिन के ऊपर एटीपी की बाइंडिंग साइट थी, एटीपी टूटता है और एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट में टूटता है। टूटने के बाद इसी एटीपी का यूज़ करते हैं एंड उसके बाद मायोसिन का हेड जो रहता है, अब एक्टिव बाइंडिंग साइट एक्टिन के ऊपर जो था इसके ऊपर ये बाइंड कर जाता है और बन जाता है क्रॉस ब्रिज। अब क्रॉस ब्रिज बनने के बाद जब एक्टिन फिलामेंट जो रहता है थोड़ा सेंटर पे आता है, ए बैंड के तरफ आता है, ए बैंड के तरफ आता है, मतलब ये जो ये तुम देख रहे हो, यहाँ जब ये जुड़ते हैं तो ये थोड़ा और ऐसे जाता है, ठीक है, तो ए बैंड की तरफ और मूव करता है, जिस तरीके से तुम देख रहे हो। सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ तुम देख पा रहे हो, सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे
यहाँ पे एटीपी, एक सेकेंड, यहाँ ठीक है, ये देखा तुमने एक्टिव एंड मायोसिन तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे दोनों टूट के क्या हुआ, इन दोनों की बाइंडिंग हुई, क्रॉस ब्रिज बना। क्रॉस ब्रिज बनने के बाद ये एक की तरफ और स्लाइड कर रहा था, एक की तरफ और स्लाइड कर रहा था, और एक स्लाइड करने के बाद एक झटका से देता है और ये आई की तरफ और आगे मूव कर जाता है, और ये इसका क्रॉस ब्रिज टूट जाता है, एंड फिर वापस से सेम पर्पस इसी तरीके से चलता रहता है। क्या बोल रहा है, ए के सेंटर पे आप जाता है, द जेड लाइन तुमको दिखी थी, वो पुल्ड करता है बाहर की तरफ, जिसकी वजह से सार्कोमियर छोटा हो जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट लाइन क्या छोटा होता है, तो सार्कोमियर छोटा होता है और कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्लियर तुम्हें दिखाई दे रहा है, ड्यूरिंग द शॉर्टनिंग ऑफ मसल की वजह से कॉन्ट्रैक्शन हुआ, आई बैंड रिड्यूस हुआ है, वेयर द ए बैंड अपने नॉर्मल पोजीशन पे रहा है, मायोसिन रिलीज कर देता है एटीपी और फॉस्फोरिक बॉर्डर, तो ये वापस से सेम पोजीशन पे आ जाते हैं, रिलैक्स स्टेट में आ जाते हैं। फिर वापस से क्या होता है, ब्रिज फॉर्म होता है, फिर टूटता है, ये सारी चीज़ें चलती है। एटीपी वापस से हाइड्रोलाइज होता है मायोसिन की वजह से, ये साइकिल बार बार इसी तरीके से मूव होती रहती है। ब्रेक करता है, अभी देखो होता कैसे है, और स्लाइडिंग ब्रेक कैसे करते हैं, देखो कंटिन्यूअस यही होता है, कैल्शियम का पंप चालू रहता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम निकलता रहता है, मास्किंग होती रहती है, फिर उसके बाद वापस से जेड लाइन बैक टू ओरिजिनल। अगर हमें वापस से क्या करना है, सही अपने वापस नॉर्मल पोजीशन पे लेकर के जाना है, तो रिलैक्सेशन हो जाता है, कैल्शियम वापस से भेज दो, ठीक है। रिपीट एक्टिवेशन ऑफ मसल्स कैन लीड टू एक्यूमुलेशन, और अगर बार बार यही रिपीट करते जा रहे हो तो आपका क्या हो सकता है, लैक्टिक एसिड मसल्स में इकट्ठा हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये एनारोबिक ब्रेकडाउन हो जाता है ग्लाइकोजन का, और फटीग हो सकता है, ठीक है। ये तुम देख पा रहे हो, जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जो हमारे आई बैंड होते हैं ये करीब आते हैं, जब ये करीब आएंगे तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, और सार्कोमियर तुम समझ रहे हो, यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन क्या कहलाता था, तो सार्कोमियर। तो सार्कोमियर जब यहाँ था, यहाँ से यहाँ हो गया, मतलब सार्कोमियर की लेंथ जो रहती है कम होती है, वापस से जो स्लाइड करते हो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं, तो ये हमारा और भी छोटा हो जाता है सार्कोमियर। तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब ये वापस से अपने वही पोजीशन पे आ जाते हैं पीछे जा कर के, तो वही रिलैक्सेशन हो जाता है। एक चीज़ और याद करो, आरबीसी मसल्स कंटेन रेड कलर का ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट, जिसको मायोग्लोबिन कहते हैं। अब मसल की बात करते हैं, मसल के पास क्या प्रेजेंट होता है, रेड कलर का ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट प्रेजेंट, जिसको कि मायोग्लोबिन कहते हैं। मायोग्लोबिन के पास काफ़ी सारा कंटेंट होता है मसल्स को रेड बनाने का अपीयरेंस, जिसको हम रेड फाइबर्स की इन फाइबर्स के पास भी रेड फाइबर्स होते हैं, एक वाइट फाइबर्स होते हैं, एक रेड फाइबर्स होते हैं। तो इन अगर रेड फाइबर होता है तो इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर जो रहता है काफ़ी ज़्यादा होता है, एंड लेकिन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नंबर काफ़ी कम होता है। ये लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन को स्टोर करके रख सकते हैं और एटीपी का प्रोडक्शन करा सकते हैं। ये एरोबिक मसल्स का बोला जाता है इनको। ऑन अदर एंड जो वाइट मसल्स होती हैं काफ़ी कम अमाउंट में इनके पास मायोग्लोबिन होता है, इसलिए ये पेल या फिर येलोइस या वाइटिस कलर में दिखाई देते हैं, ये वाइट फाइबर्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर काफ़ी कम होता है, लेकिन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नंबर काफ़ी ज़्यादा होता है। ये क्वेश्चन पूछने वाला लायक है। ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करवाते हैं। अब हम अपने चैप्टर के सेकेंड वाले पार्ट पे आ चुके हैं, जिसका नाम है बोन्स स्केलेटल सिस्टम। तो यहाँ पे हम बोन्स के बारे में पढ़ेंगे। कितने बोन्स हैं हमारे पास, 206 बोन्स है, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम फ्रेमवर्क होता है बोन्स का, तुमको पता है। कार्टिलेज भी काफ़ी फ्यू होते हैं, बोन एंड कार्टिलेज स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, पता है। फॉर्मर अगर चबाने वगैरह के जॉ बोन्स चबाने के काम आता है, वॉकिंग के काम भी आता है। बिना लिम्स के हम कुछ कर नहीं सकते, एकदम ख़त्म हो जाएंगे बिना अगर बोन नहीं होंगे, स्केलेटल मसल्स नहीं होंगे तो। अगर हम बात करें यहाँ पे तो जो बोन होता है थोड़ा सा एकदम हार्ड मैट्रिक्स का होता है, कैल्शियम सॉल्ट भर के भरा होता है। लेकिन हम कार्टिलेजेस की बात करते हैं तो प्लाइबल मैट्रिक्स होते हैं, कॉन्ड्रियन सॉल्ट प्रेजेंट होता है। ह्यूमन में लगभग 206 बोन्स होते हैं, लेकिन कुछ कार्टिलेज भी होते हैं। दो प्रिंसिपल होते हैं, पहला तो एक्सियल एंड दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटल। एक्सियल वाला जो रहता है ऊपर वाला हिस्सा रहता है, इसके पास 30 बोन। प्लीज़ 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 यहाँ से सब रटने वाला ही है, सब रट्टे जाओ।
क्या बोल रहा है, हमारे एक्सियल स्केलेटन में क्या होता है, एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन प्रेजेंट होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड इन द मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी, जिसमें स्कल आता है, वर्टेब्रल कॉलम आता है, स्टर्नम आता है, रिब्स आते हैं और एक्सियल स्केलेटन, इसको मिलाकर के एक्सियल स्केलेटन बनता है। स्कल की बात करें तो इस स्कल में जो रहता है कंपोज्ड होता है 2 टाइप सेट ऑफ द बोन से। सबसे पहला क्रेनियल बोन, दूसरा हमारा फेशियल बोन। क्रेनियल बोन यानी कि सर के बोन एंड ये मुंह के बोन, ठीक है। टोटल मिला करके 22 बोन होते हैं, क्रेनियल बोन 8 नंबर में होते हैं, ठीक है। प्लीज़ 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 समझो यार, मैं प्लीज़ 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 बोल रही हूँ, मतलब इंपॉर्टेंट है, समझ रहा हूँ, ठीक है। चलो आ जाओ, सबसे पहले मैं बात करूँ यहाँ पे बोन्स की, तो बोन्स कितने प्रेजेंट होते हैं, 206। 206 बोन 2 टाइप में डिवाइड होते हैं, एक तो होता है एक्सियल ऊपर वाला पार्ट, दूसरा होता है अपेंडिकुलर, हाथ पैर लिम्स में आ जाते हैं ये, ठीक है। एक्सियल में कितने बोन्स प्रेजेंट होते हैं, 80 बोन होते हैं। अब 206 में से तुम 80 को माइनस कर दोगे 126 आएगा, तो 126 बोन जो रहते हैं हमारे होते हैं एपेंडिकुलर के, किसके, एपेंडिकुलर के। एपेंडिकुलर के 126 बोन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब एक्सियल की बात करो तो एक्सियल में 2 होते हैं, पहला तो क्रेनियम होता है, क्रेनियल, दूसरा फेजियल, ठीक है। क्रेनियम में कितने बोन होते हैं, क्रेनियम में कुल 8 बोन होते हैं, फेजियल में 14 बोन होते हैं। ये हो गया पहला पोर्शन, ठीक है, यहाँ तक बताती हूँ। चलो, क्रेनियम के कितने बोन होते हैं, 8 बोन होते हैं, फेजियल के कितने होते हैं, 14 बोन होते हैं, टोटल मिलाकर के 22 बोन आते हैं। क्रेनियम 8 होता है, 14 हमारे पास फेजियल बोन्स होते हैं। अब एक और बोन होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यू शेप का हायोइड बोन होता है, जो बक्कल कैविटी के पास प्रेजेंट होता है, हमारे सर या क्रेनियम में ये नहीं आता है। हर एक और चीज़ याद रखना, मिडल ईयर में 3 बोन्स होते हैं, मैलियस, इनकस, स्टेपस, इनको मिलाकर के हम ईयर ऑसिकल्स का नाम देते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ फिर से सेम ही पेन यूज़ कर रही हूँ, वाह। स्केलेटल का बात करें तो सुपीरियर रीजन ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम एंड हेल्प टू ये समझ जाओ कि हम कैसे हैं, डाइकॉन्डाइल होते हैं, हमारा स्कल डाइकॉन्डाइल होता है, 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल प्रेजेंट होते हैं वर्टेब्रल कॉलम के ऊपर। हमारा वर्टेब्रल कॉलम की अगर हम बात करें, ये सारी चीज़, अच्छा क्रेनियम का बात ही नहीं किया मैंने। क्रेनियम में तुम्हें दिखाई दे रहा है, क्रेनियम में सबसे पहला क्या होता है, पेराइटल होता है, फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, कहाँ गया, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, एथमोइड एंड स्फेनोइड, ये 8 बोन प्रेजेंट होते हैं। क्या बोला मैंने, फ्रंटल, फ्रंटल एक होता है, पेराइटल, पेराइटल जो रहता है वो 2 होता है, टेम्पोरल, टेम्पोरल भी 2 होता है, ऑसिपिटल, ऑसिपिटल 1 होती है, एथमोइड 1 2 3 4 5 6 एक ही होती है, स्फेनोइड और स्फेनोइड, ये भी एक ही प्रेजेंट होती है। स्फेनोइड को हम की बोन के नाम से भी, की स्टोन के नाम से भी जानते हैं। तो ये तुम समझ गए पहला क्रेनियम बोन के बारे में। फिर दूसरा फेशियल बोन आता है, फेशियल बोन 14 प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, 14 प्रेजेंट होते हैं। देख रहे हो तुम ऐसे, मैंडिबल, मैक्सिला, जाइगोमेटिक, नेशल, लैक्रिमल, ऑसिपिटल कॉन्डाइल, वो तो तुम्हें जानते ही हो, यही सब होते हैं। हाइयोइड देखो जो इसके नीचे प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके के 14 बोन प्रेजेंट होते हैं हमारे फेशियल बोन में। फिर वर्टेब्रल कॉलम की बात आती है तो वर्टेब्रल कॉलम में लगभग 23 बोन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। डॉर्सली प्लेस्ड होते हैं, बेस ऑफ द स्कल से मूव करते हैं और ट्रंक बनाते हैं। हर एक वर्टिब्रा जो रहता है, हॉलो पोर्शन न्यूरोस्पाइनल, देखो ये हमारा वर्टिब्रा है, वर्टिब्रा के बीच में स्पाइनल कॉर्ड मूव करता है, ठीक है। फर्स्ट वर्टिब्रा की बात करें हम अगर, चलो आ जाओ पढ़ते हैं। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट वर्टिब्रा की, तो फर्स्ट वर्टिब्रा को अटलस कहते हैं। क्या कहते हैं, एटलस कहते हैं, जो आर्टिकुलेट होती है ऑसिपिटल कॉन्डाइल से। वर्टेब्रल कॉलम कैसे डिवाइड करते हैं, ये फॉर्मूला है वर्टेब्रल कॉलम को याद करने का, C7 T12 L5
C7 T12 क्या हो रहा है ये, C7 T12 L5 L5 और S1 और C1, ये हो गया फॉर्मूला। ठीक है, तो वर्टेब्रल कॉलम डिफ्रेंशिएट होता है, सर्विकल के 7 होते हैं, थोरैक्सिक के 12 होते हैं, लुम्बर के 5 होते हैं, सैक्रम के 1 होते हैं जो फ्यूज़ कर जाते हैं, एंड कॉक्सिल के भी 1 ही होते हैं। नंबर ऑफ सर्विकल वर्टेब्रल, तो बात करूँ सर्विकल के तो 7 होते हैं, ऑलमोस्ट जितने मैमल्स में होते हैं सब में ही होते हैं। वर्टेब्रल कॉलम प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को, हेड को सपोर्ट करता है, एंड पॉइंट रहता है रिब के साथ भी और मस्कुलेचर ऑफ द बैक भी। स्टर्नम बात करें तो स्टर्नम जो रहता है फ्लैट बोन रहता है जो वर्टिबल मिल टाइप ऑफ द थोरैक्स पे प्रेजेंट होता है। रिब्स की बात करें तो 12 पेयर में होते हैं लेकिन नंबर में 24 होते हैं। हर एक रिब फ्लैट बोन कनेक्ट होता है, डॉर्सली वर्टेब्रल कॉलम से जुड़ा होता है, वेंट्रली ये जो रहता है स्टर्नम से जुड़ा रहता है। ठीक है, 2 आर्टिकुलेट सरफेस होते हैं जिसको कि बायसेफेलॉन कहते हैं। पहला जो 7 पेयर रिब्स का होता है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाह। डॉर्सली जो रहते हैं अटैच होते हैं थोरैक्सिक वर्टेब्रा से, कितने 7 पेयर स्टार्टिंग से, पीछे साइड से वर्टेब्रल कॉलम से अटैच होते हैं और आगे साइड से स्टर्नम से अटैच होते हैं। और हेल्प किससे लेते हैं, हाइलिन कार्टिलेज से। लेकिन 8वां 9वां एंड 10वां जो पेयर होता है हमारे रिब का, पीछे से तो कनेक्ट होता है डायरेक्टली, देखो क्या कहते हैं, आर्टिकुलेट होता है स्टर्नम से, लेकिन पीछे साइड से ये वर्टेब्रल कॉलम से कनेक्ट नहीं होता, ये 7th रिब से कनेक्ट होता है हाइलिन कार्टिलेज की मदद से, इसीलिए हम इनको वर्टेब्रोकॉन्ड्रल या फिर फाल्स रिब के नाम से जानते हैं। लास्ट के 2 पेयर्स होते हैं 11 वाले एंड 12 वाले, वो किसी चीज़ से भी कनेक्ट नहीं होते, इसीलिए हम उनको फ्लोटेड रिब कहते हैं। थोरैक्सिक वर्टेब्रा रिब स्टर्नम मिला करके रिब केज बनाते हैं। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन हो जाता है। बोन, अगर लिम्स की बात करते हैं तो अपेंडिकुलर वाले मिल करके क्या बनाते हैं, बोन्स, लिम्स, डिजिट्स बनाते हैं। हर एक लिम्स के पास 30 बोन होते हैं, तो इसी से मिला लो 30 30 30 एंड 30, कितने हो गए, इतने हो गए। 4 लिम्स मतलब हाथ के लिम्स की बात करें तो हाथ में क्या होता है, एक ह्यूमरस होता है, रेडियस होता है, अल्ना होता है, कार्पस होता है, मेटाकार्पस होता है। कार्पस 8 नंबर में होता है, मेटाकार्पस 14 होते हैं, मेटाकार्पस 14 होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, यहाँ फीमर होता है, थाई की बोन को कहते हैं, सबसे लंबी बोन होती है, टिबिया होता है, फिबुला होता है, टॉर्सस होते हैं, एंकल्स के बोन जो 7 नंबर में होते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर मेटाटार्सल की बात, अगर हम कार्पस हाथ की बात करते हैं तो 8 बोन होते हैं, पैर के टार्सल्स की बात करते हैं तो 7 बोन होते हैं, मेटाटार्सल 5 नंबर में होते हैं, फैलेंजेस तुम देख रहे हो 14 नंबर में होते हैं। लेग के बोन होते हैं, कप सेल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है नी कैप को, जिसको कि नी कैप या फिर हम पटेला कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं गर्डल्स की। पेक्टोरल मतलब ये वाला गर्डल, इसको हम कहते हैं पेक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल गर्डल। फिर होता है पेल्विस गर्डल। पेल्विस गर्डल वाला जो रहता है वो होता है पैर वाला, ये वाला एरिया, इसको हम कहते हैं पेल्विस गर्डल। ठीक है, तो गर्डल के बारे में तुम देख लो। बोन जो हेल्प करता है अपर एंड लोअर लिम्स को जोड़ने में, उनको हम गर्डल्स कहते हैं। हर एक गर्डल फॉर्म होता है 2 हाफ से। हर एक हाफ पेक्टोरल गर्डल कंसिस्ट होता है क्लैविकल से, स्कैपुला से। स्कैपुला लार्ज ट्रायंगुलर शेप का बोन होता है जो डोर्सल पार्ट ऑफ थोरैक्स बिटवीन द 2nd एंड द 7th, ये इंपॉर्टेंट है, 2nd और 7th रिब से कनेक्ट होती है। डॉर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर बोन होता है स्कैपुला, जो काफ़ी एलिवेट रिज बनाती है, जिसको कि स्पाइन कहते हैं, जो प्रोजेक्टेड होती है फ्लैट एक्सटेंड प्रोसेस, जिसको कि एक्रोमियन कहते हैं। क्लैविकल आर्टिकुलेट करती है बिलो द एक्रोमियन प्रोसेस या डिप्रेशन, जिसको कि ग्लेनोइड कैविटी कहते हैं, जो हेड ऑफ द ह्यूमरस और शोल्डर के जॉइंट को कनेक्ट करती है। हर एक क्लैविकल जो रहती है स्लेंडर बोन होती है, 2 कर्वेचर प्रेजेंट होता है। ये जो बोन होती है इनको कॉमनली कॉलर बोन या ब्यूटी बोन के नाम से भी जानते हैं। पेल्विस गर्डल, पेल्विस गर्डल के भी 2 कॉक्सल होते हैं। एक कॉक्सल मिलता है 3 बोन के फ्यूजन से, इलियम, इस्ट्रियम एंड प्यूबिस। इसके स्पेलिंग प्लीज रट लेना, आई वाले एंड आई वाले।
एट द पॉइंट ऑफ फ्यूजन अबव द बोन कैविटी, जिसको एसिटाबुलम कहते हैं, थाई बोन्स को जो आर्टिकुलेट करती है इस जहाँ पे ये एसिटाबुलम, दो हाफ प्रेजेंट होते हैं पेल्विक गर्डल के वेंट्रली जो रहते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस बनाती है जिसके पास फाइबरस कार्टिलेज होते हैं। फिर इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, महा इंपॉर्टेंट, इट्स अ जॉइन। जॉइन काफ़ी इसेंशियल होते हैं जो ऑल टाइप ऑफ मूवमेंट कराने में हेल्प करते हैं, बोनी पार्ट के मूवमेंट में जॉइंट्स हेल्प करते हैं, लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं बिना किसी एक्सेप्शन के। 3 टाइप के हमारे पास जॉइन होते हैं, पहला फाइब्रस जॉइन, दूसरा कार्टिलेजन है, दूसरा साइनोवियल। क्या होता है, जॉइंट्स जो रहते हैं पॉइंट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द बोन के बीच में, बोन कार्टिलेज के बीच में और कार्टिलेज के बीच में, फोर्स क्या जनरेट करता है मसल के द्वारा। एक इंपॉर्टेंट लाइन ये होता है कि इसमें बेसिकली क्या होता है कि काम किसके तरीके का करता है, तो तुम देखो यहाँ पे जो हमारा फाइब्रस होता है वो काफ़ी कम मूवमेंट कराता है, नो मूवमेंट कराता है। जो कार्टिलेजिनियस होते हैं साइनोवियल थोड़ा कम मूवमेंट कराते हैं। फाइनोवियल फाइब्रस तुम देख रहे हो इस टाइप के मूवमेंट काफ़ी कम मूवमेंट करते हैं। फ्लैट एग्जांपल में तुम देख लो, स्कल को मूव थोड़ा कम कराते हैं। फ्यूज एंड टू एंड डस्ट फाइब्रस कनेक्टेड इन फॉर्म ऑफ सटर एंड टू फॉर्म अ क्रेनियम, सटर की तरह फॉर्म करते हैं, इसको फाइब्रस जॉइन करते हैं, काफ़ी नाक के बराबर मूवमेंट करते हैं। कार्टिलेजिनस थोड़ा कम मूवमेंट करता है। एग्जाम्पल में तुम देख लो किस तरीके से लिमिटेड मूवमेंट का दिखाई दे रहा है, जैसे कि वर्टेब्रल कॉलम अटलस और अल्ना के बीच में। साइनोवियल जॉइंट काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट कराता है, मूवमेंट ही कराता है। तो इसका एग्जांपल सबसे पहला है हमारे पास बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ होता है, यूमरस और पेक्टोरल गर्डल के बीच में होता है। हिंग जॉइंट नीस के बीच में प्रेजेंट होती है, ठीक है। एंड पाइवोट जॉइंट जो रहता है अटलस और अल्ना के बीच में प्रेजेंट होती है। ग्लाइडिंग जॉइंट हमारे कार्पस के बीच में प्रेजेंट होते हैं, ग्लाइडिंग जॉइंट। एंड सैडल जॉइंट जो रहता है कार्पस एंड मेटाकार्पस के बीच में प्रेजेंट होते हैं। फिर बात करते हैं हमारे डिजीज़ेस की। सबसे पहला हमारा इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है ना कि तुमको यहाँ पे ये बताना रहता है कि कौन सा हमारा कॉज कैसा डिजीज़ है, ठीक है, समझ रहे हो, कौन सा ऑटोइम्यून है, कौन सा हमारा डिसऑर्डर एज रिलेटेड है, तो हमारे ये क्वेश्चन इससे बनते हैं। माइस्थेनिया ग्राविस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है, जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को फटीग करवा सकती है, वीक हो जाती है और पैरालाइज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, किसके, स्केलेटल मसल की वजह से। फिर आता है मस्कुलर डायस्ट्रॉफी। मस्कुलर डायस्ट्रॉफी का मतलब होता है ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसमें जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो ख़राब होने लगते हैं। टेटानी मतलब स्पैम्स हो जाता है कैल्शियम आयन का बोन्स और बॉडी फ्लूइड के अंदर। एथराइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन होता है किसी जॉइंट्स का। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, हमारे जो बोन्स होते हैं उसमें काफ़ी सारा होल देखने को मिलता है, बोन मास काफ़ी कम हो जाता है जिसकी वजह से फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। किसकी वजह से होता है, जब एज आती है, बूढ़ी हो जाती है तो एस्ट्रोजन की कम हो जाती है मात्रा हमारे बॉडी में, इसकी वजह से फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलती है। फिर आता है गाउट। गाउट क्या होता है, जब हमारा यूरिक एसिड इकट्ठा हो जाता है हमारे जॉइंट्स के अंदर और इन्फ्लामेशन काफ़ी ज़्यादा फूल जाते हैं, इन्फ्लामेशन हो जाते हैं हमारे जॉइंट, तो उसको हम गाउट का नाम देते हैं। तो हमारे यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश होता है लोकोमोशन। तो #4 को हम यहाँ पे कंप्लीटेड कर देते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम 2 चैप्टर को और कंप्लीट करा रहे होंगे। बाय बाय, तब तक के लिए टेक केयर।